अभी इंडिया में कहीं भी फार्म पे देख रहा है तो हम लोग एक फॉल्स रेस में पड़ गया। ये सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर, इसमें हम कितना डाल रहा है, कितना ले रहा है, प्रोडक्शन का पीछे में गिर गए। हम लोग ये सॉइल को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। वी आर इनडायरेक्टली नॉट सेफ गार्डिंग द सोसाइटी, वी आर इनडायरेक्टली किलिंग द सोसाइटी। जो भी किसान हैं कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं पॉली हाउस के अंदर पर्टिकुलरली, क्या वो अपनी खेती को और रीजनरेटिव कर सकते हैं? तो अभी यही सॉइल हम जो बैठा है 15 इयर्स हम लोग सेम सॉइल की यूज कर रहा है। स्टिल भी वी आर एबल टू टेक ए गुड क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स। प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा है। हमारा परसेंटेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पूरा था। अभी वहाँ से 2010 to 26 में आ गया। अभी वी हैव रिड्यूस्ड 35 to 40%। बिगेस्ट क्वेश्चन सारे किसानों को होता है, यदि मैं केमिकल फर्टिलाइजर से ये रीजनरेटिव की तरफ चले जाऊं तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी और क्वालिटी कम हो जाएगा। और आप जितना खाद डालोगे, जितना फर्टिलाइज़र डालोगे, उतना वीड प्रेशर और बढ़ जाता है। वहाँ पे जो यूजेज हैं, पहले 5 साल उस सॉइल को माइनिंग करो, डालो जितना फर्टिलाइज़र डालना है, जो कुछ डालना है, 5 साल तक ग्रो करो, रोजेज निकालो, अच्छी प्रोडक्टिविटी निकालो। इट इज़ बिटवीन 500 kgs to 1000 kgs पर हेक्टेयर पर मंथ। इतना टनेज, इतना किलोग्राम्स फर्टिलाइज़र वहाँ पे यूज़ हो सकता है। दूसरा कंसेप्ट कम ज़्यादा होगा तो आपको कुछ ना तो कुछ गड़बड़ चलते रहेगा, प्लस माइनस होते रहेगा। कभी बहुत ज़्यादा फूल आएगा, कभी बहुत कम फ्लावर आएगा, कभी डिजीज़ आएगा, कभी इंसेक्ट आएगा। इज़ इट पॉसिबल कि सेम क्वालिटी और उतना प्रोडक्टिविटी हम अचीव कर सकें मूविंग अवे फ्रॉम केमिकल्स? आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे पॉली हाउस फार्मिंग में आप केमिकल यूसेज कम करके रीजनरेटिव फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, वो भी बिना प्रॉफिटेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। और इस डिस्कशन के लिए है हमारे साथ 2 फार्मिंग एक्सपर्ट। एक तरफ है अविनाश मुकाटे सर, जिनके पास 30 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है और केन्या में काफ़ी सक्सेसफुली वो केमिकल फार्मिंग छोड़कर रीजनरेटिव फार्मिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। और दूसरी तरफ है श्रीकांत बोल्लापल्ली सर, जो बैंगलोर में 70 एकड़ से भी ज़्यादा में एक सक्सेसफुल कमर्शियल ऑपरेशन चलाते हैं। आज के वीडियो में हमने समझा है कि कैसे ये दोनों एक्सपर्ट्स रीजनरेटिव फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने अपने फार्मिंग प्रैक्टिसेस में, और कैसे एक यंगस्टर रीजनरेटिव फार्मिंग को अप्लाई कर सकता है यदि उसे पॉली हाउस फार्मिंग स्टार्ट करना है। तो चलिए जानते हैं कि पॉली हाउस फार्मिंग में रीजनरेटिव फार्मिंग की शुरुआत कहाँ से होता है और आप प्रैक्टिकली अपने फार्म में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक सर पहली बार 2 ऐसे गेस्ट जिनसे मैंने बहुत कुछ पर्सनली सीखा है। श्रीकांत सर was one of the first guests and mentors who has guided us and a lot of people, and Avinash sir more recently. It's my honor firstly to have both of you on the show together. How are you doing sir? कैसे हैं श्रीकांत sir? How are you? Doing good. Good. आपका expansion continuously चलते जा रहा है. Every time we come to your farm something new is happening. And what has been new in terms of your farm? As usual, last year we are having around 18 to 20 varieties only. The same varieties. We are expanding with the market. Growing तो set हो गया. Now we are looking at the market to expand. Now people acceptance with the varieties. And उसमें जो quality of growing में standard जो सीख लिया है, standardization में we are concentrating more. And now we are on परफेक्ट ऑन द क्वालिटी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कलर कॉम्बिनेशन से पूरा मार्केट के लिए। अभी जो लोग शादी करेगा वो लोगों को सब कलर देना पड़ेगा ना। वी हैव टू प्लान, उसका सोच क्या है, उसका सोच से हम लोग प्लान करके वी आर सेट नाउ फॉर द सीजन्स, अपकमिंग सीजन्स। आज के पॉडकास्ट से मैं कोशिश करना चाहता हूँ एक प्रश्न आंसर करने का, कि जो भी किसान हैं कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं पॉली हाउस के अंदर पर्टिकुलरली, क्या वो अपनी खेती को और रीजनरेटिव कर सकते हैं? श्रीकांत सर ऑफ कोर्स इनका बैकग्राउंड है वेरी सक्सेसफुल कमर्शियल फार्मर, 0 से आज इतने बड़े स्केल पे हैं, 70-80 एकर्स, बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। अविनाश सर ऑन द अदर हैंड ऑल्सो हैज़ एक्सेस टू सच अ लार्ज स्केल ऑपरेशन इन केन्या। आपने सर केमिकल फार्मिंग से शुरू किया, नाउ आप रीजनरेटिव फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। सो वील ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन कि हाउ कैन समवन मूव टूवर्ड्स मोर रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस। अविनाश सर, वी हैव कम हेयर, पिछले 1 घंटा 1.5 घंटा से हम फार्म में घूम रहे हैं। आपका पहला इंप्रेशन क्या है ऑफ दिस कमर्शियल फार्म? फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे जो इंडिया में भी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, श्रीकांत कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि जो जैसे आपने स्टार्ट किया ये पूरा प्रोजेक्ट और अभी इतने सारे नए नए क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए हैं इंडिया मार्केट के लिए, तो आप एक अलग टाइप का बेंचमार्क यहाँ पे सेट कर रहे हैं और ये बेंचमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जैसे मैंने आपसे सुना कि आप इंटर्नशिप भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए,
तो जो इस इंडस्ट्री ने हमको दिया है आप वापस से बच्चों का भी दे रहे हैं, जिससे ये इंडस्ट्री और ग्रो हो सके और बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आ सके कि एग्रीकल्चर में पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था रीजेनरेटिव प्रैक्टिसेस, तो रीजेनरेटिव है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नॉर्मल किसान को सुनने के लिए। ये रीजेनरेटिव का मीनिंग ऐसे होता है कि हर एक जो क्रॉप हम लेते हैं उस क्रॉप से ज़मीन इम्प्रूव होनी चाहिए। जो क्रॉप हम लेते हैं उससे माइनिंग नहीं होना चाहिए, दैट उससे आप सक आउट नहीं कर रहे हैं, आप वापस से ज़मीन को दे रहे हैं। ज़मीन को दे रहे हैं मतलब ज़मीन के माइक्रोब्स को वापस से आप फीड कर रहे हैं, उसका मीनिंग होता है रीजेनरेटिव। तो ये इम्प्रूव होते जाना चाहिए। पिछले कुछ सालों में लोग सस्टेनेबल बोलते थे। सस्टेनेबल मीनिंग जो जैसे है वैसे उसको मेंटेन करना। रीजेनरेटिव का मीनिंग होता है जैसे मिला है उससे आप हर क्रॉप के साथ में ज़मीन को इम्प्रूव करते जा रहे हैं और उसके साथ क्रॉप भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं। तो रीजेनरेटिव का मीनिंग वो होता है। तो ये फंडामेंटल अगर समझ में आ गया फार्मर्स को, कमर्शियल फार्मर्स को, तो फिर उनको ध्यान में आया कि हमने क्या करना चाहिए जिससे हमारी ज़मीन हर क्रॉप के बाद में इम्प्रूव होते जाए। करेक्ट। एंड आई थिंक जब भी लोग रीजनरेटिव सुनते हैं उनको हमेशा से लगता है कि नहीं, जो ओपन फील्ड या नेचुरल फार्मर या ऑर्गेनिक फार्मर, रीजनरेटिव सिर्फ उनके लिए है। बट मुझे याद है कि श्रीकांत सर से मैं जब पहली बार भी मिला था तो वन ऑफ द क्वेश्चन में उनसे पूछा था कि इतना जो आप स्टार्ट किए, इतना बड़ा ऑपरेशन करने के पीछे बिगेस्ट फैक्टर इज टेकिंग केयर ऑफ द सॉइल, कि सॉइल को आप वापस देते रहो। तो आपने सर, श्रीकांत सर, काफ़ी अर्ली से ही वर्मी कॉम्पोस्टिंग, जीवामृतम, ये सारे बायोलॉजिकल इनपुट शुरू कर दिए थे। उसके पीछे आपका कारण क्या था? बिकॉज आज भी मैं बहुत सारे फार्म जाता हूँ, लोग नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न यू स्टार्टेड? आपने क्यों किया? सर ये क्या हो रहा था, अभी इंडिया में कहीं भी फार्म पे देख रहा है तो कोई गांव में गया है तो हम लोग एक फॉल्स रेस में पड़ गया। ये सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर, इसमें हम कितना डाल रहा है, कितना ले रहा है, प्रोडक्शन का पीछे में गिर गया। वी आर नॉट, हम लोग ये सॉइल को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये जैसा प्रोसेस, थॉट प्रोसेस में जैसे जा रहा था, व्हेन आई विजिट यूरोपियन कंट्रीज, वो लोगों का जैसे वहाँ जाने से उधर का फार्मर से जब बातचीत किया है, वो लोग क्या बोला है, वाई यू सॉइललेस। वो लोग बोलता है हमारा सॉइल अभी काम पे नहीं है, बिकॉज वो लोग जनरेशन्स टुगेदर दे आर मोर ऑन द सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। वो लोगों का सॉइल काम पे ही नहीं है। दे आर नॉट पुट देयर ब्रेन्स और दे आर नॉट वर्कड ऑन दोज थिंग्स टू यूज द सॉइल, बिकॉज वो सॉइल को लॉट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से जाने से एंड दे आर नॉट एबल टू डू एंड दे हैव कम इनटू द सॉइल लेस कल्टिवेशन। वो एक थॉट प्रोसेस मेरा माइंड में आया, अरे ये लोग तो आगे से है, 2-3 जनरेशन्स आगे से ये लोग ऐसा करते करते नाउ दे हैव लैंडेड देयर। अभी इंडिया हैज स्टार्टेड ये जो फ्लोरिकल्चर, जो प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन मिड ऑफ 90s से आया हुआ है, एंड ये होते होते वी आर ऑलमोस्ट 2.5-3 डिकेड्स नाउ इन द फ्लोरिकल्चर। ये सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करें तो व्हाट आर वी गिविंग इट टू द नेक्स्ट जनरेशन? ये हमारा भी सॉइल चले जाएगा। एंड हमारा इंडियन फार्मर्स इज नॉट दैट लार्ज स्केल फार्मर्स। देयर आर एनी फार्मर इज अ स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर। उसका जितना जमीन है वो केमिकल फर्टिलाइजर से यूज कर, व्हाट आर वी गिविंग इट टू द नेक्स्ट जनरेशन? ये इसको थोड़ा हम लोग सोच नहीं बढ़ाया तो देखो, हम जो ऐसा छोटा से बन के अभी 70 एकर्स में आ गया। इफ हम लोग ये सॉइल को प्रोटेक्ट नहीं करा, कोई मैसेज नहीं दे पाया, तो कौन देगा? जैसा अविनाश सर ने बोला है, गिव बैक टू द सोसाइटी। अभी इसको हम लोग ये फ्लोरिकल्चर में सीखा है, थोड़ा हम लोग भी सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना चाहिए। उसका प्रोसेस में हम जैसा सोचते रहे, व्हाट इज दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स ने सॉइल को कर रहा है, ये कौन सा एलिमेंट से हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकता है, सॉइल को कैसा हेल्थी में कर सकता है। बिकॉज ये जो ग्रीन हाउस में जितना सॉइल होता है, जो भी क्रॉप करता है, वी ट्राई टू यूज द मैक्सिमम 365 डेज सॉइल को कैसे यूज कर सकते, यूज कर रहा है, यूज करके इससे हेल्थी कैसा लगाना है। देन वी हैव स्टार्टेड विथ वर्मी कॉम्पोस्ट, जो सॉइल प्रिपरेशन में ग्रीन लीफ करके ग्रीन मैन्योर उसको करके सॉइल को, वो एक वर्मी कॉम्पोस्ट, जीवामृतम, पंचामृतम एंड केमिकल स्प्रेस में ये ट्रेडिशनल थोड़ा स्प्रेस चिल्ली से, गार्लिक से, ये थोड़ा रेसिपीज हम लोग बना के तो जितना कम कर सकता है। आई कांट से हम ऑर्गेनिक 100% कर रहे हैं, बट सॉइल को व्हाट, अभी यही सॉइल हम जो बैठा है, दिस इज 15 सॉइल, 15 ईयर्स हम लोग सेम सॉइल की यूज़ कर रहा है।
स्टिल भी वी आर एबल टू टेक ए गुड क्वालिटी ऑफ फ्लावर. प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा है. कम नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? सॉइल को वी हैव मेंटेन द सॉइल हेल्थ. वो सॉइल हेल्थ नहीं मेंटेन करे तो अनेबल टू ग्रो. अभी पहला सॉइल वर्जिन सॉइल में क्या होता है, ग्रीन हाउस डालने के बाद में फर्स्ट फ्लैश हम लोग ये कर लिया तो 3 साल 4 साल तक 100% आपको क्वालिटी आ जाएगा. कहीं कुछ नहीं, बिकॉज द सॉइल हैज इट्स ओरिजिनलिटी, इट विल. उसका बाद में इफ यू डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, नेक्स्ट रिप्लांटिंग में जब आ जाएगा आपका प्रोडक्शन 20-30% कम हो जाएगा. बाकी फार्मर्स का होता है ऐसा? होता है. बहुत सारा फार्मर्स आज जो भी फेल्यूर हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर दे आर नॉट मेंटेन, दे आर ओनली डिपेंडिंग ऑन दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स. इसको कितना, अभी श्रीकांत ने 4 बैग डाला, हम लोग 5 बैग डालो, नहीं तो 6 बैग डालो, नहीं उन्होंने ये किया है, उससे थोड़ा ज्यादा करे तो मेरे को वो माइंडसेट से हटके आना चाहिए. तभी हम लोग कुछ सॉइल को कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए. नेक्स्ट जनरेशन एटलीस्ट आप क्या किया है वो अलग बात होता है. नेक्स्ट जनरेशन इसको सॉइल को यूज करके कुछ काम करने के लिए वो लोगों को थोड़ा जमीन दे सकते हैं, नहीं तो डेड सॉइल है. करेक्ट. आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है सर कि अविनाश सर का भी बैकग्राउंड जो ओरिजिनल स्टार्ट हुआ था सिंथेटिक फार्मिंग से ही स्टार्ट हुआ था. बिगेस्ट क्वेश्चन सारे किसानों को होता है, यंगस्टर्स का होता है, मेरा होता है कि यदि मैं केमिकल फर्टिलाइजर से ये रीजनरेटिव की तरफ चले जाऊँ तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी और क्वालिटी कम हो जाएगा. क्योंकि सबसे बड़ा फियर है अल्टीमेटली कमर्शियल फार्म चला रहे हैं, सर भी इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं, एक्सपेंसेस तो उनको मीट करने हैं, राइट. तो सर इसके बारे में थोड़ा कैन वी डिस्कस. अविनाश सर, आपने भी ये प्रैक्टिकली किया है. इज़ इट पॉसिबल कि सेम क्वालिटी और उतना प्रोडक्टिविटी हम अचीव कर सकें मूविंग अवे फ्रॉम केमिकल्स? अभी जैसे श्रीकांत ने बताया कि जब वर्जिन सॉइल लेते हो आप तो फर्स्ट फ्यू ईयर्स आपको बहुत अच्छा क्वालिटी मिलता है. उसमें क्या होता है, जब आप सिंथेटिक फर्टिलाइज़र डालते हो तो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र बर्न्स अप द ऑर्गेनिक कार्बन एंड द माइक्रोब्स को किल करता है. तब ये जब माइक्रोब्स को किल करेगा तो उसका जो एनर्जी होता है वो रिलीज़ होता है. वो रिलीज़ जब होता है, इट रिलीजेज लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द क्रॉप. तो उसकी वजह से क्रॉप बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, हैवी क्वालिटी आएगा, सब अच्छा लगेगा. तो आपको लगता है दिस इज़ द बेंचमार्क, बट दैट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल बेंचमार्क. वो हाइपर इफेक्ट होता है, स्टेरॉयड इफेक्ट होता है स्टार्टिंग में जब आपको मिलता है, बिकॉज यू हैव किल्ड ऑल द माइक्रोबियल एक्टिविटी. ऑर्गेनिक कार्बन रिलीज बहुत हो जाता है प्लांट में. हाइपर इफेक्ट आने से वो जो बेंचमार्क, वो रॉन्ग बेंचमार्क सेट होता है. तो उससे क्या होता है, आपको लगता है अभी हर साल मुझे सेम क्वालिटी आनी चाहिए. अभी ये सेम क्वालिटी आने के लिए हमको लगता है अभी क्या करना है, तो मुझे और फर्टिलाइज़र डालना है. 1 बैग के बजाय 2 बैग, 2 के बजाय 3 बैग, क्योंकि वो जब देखा था मैंने फर्स्ट टाइम वैसे क्यों नहीं आ रहा है. तो उस रेस में जब आप चले जाते हो तो रेस के वजह से सॉइल और डिटोरेट होती है. सस्टेनेबल जो पार्ट होता है ना, जब इनिशियल क्रॉप भी आप करते हो वर्जिन सॉइल में भी, अगर सिंथेटिक फर्टिलाइज़र अवॉइड करो इनिशियली और उसी समय से आप ऑर्गेनिक मैटर अच्छे से मेंटेन करते रहो और उसको मॉनिटर करते जाओ, कीप ऑन मॉनिटरिंग इट, तो आपको ध्यान में आएगा कि अगर आपके पैरामीटर्स आप मेंटेन कर पाओ, ऑर्गेनिक कार्बन के मेंटेन कर पाओ, माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल्स देखते जाओ, तो आपको, और ब्रिक्स मीटर्स से आप ब्रिक्स चेक करते जाओ, तो आपको ध्यान में आएगा कि आपकी सॉइल मैनेज कर पा रही है नहीं. उसमें फिर सिंथेटिक फंजीसाइड, पेस्टिसाइड भी है, उसका यूजेज कम हो जाएगा. अभी जैसे श्रीकांत ने बोला कि उसने एक क्रॉप यहाँ पे लगाया है जिसमें उसने एक ही स्प्रे मारा है. तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये क्रॉप यहाँ पे सूटेबल है, उसको इसकी ज़रूरत ही नहीं है इतने सारे पेस्टिसाइड की. जेनेटिक मटेरियल भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे अच्छे से ग्रो हो सकता है. कुछ कुछ वैरायटीज़ होते हैं वो जेनेटिकली पुअर क्वालिटी के होते हैं, तो जेनेटिकली पुअर होगा तो उसमें आपको बहुत एप्लीकेशंस करने पड़ते हैं. तो फिर उसके वजह से क्या होता है, आपके ऊपर प्रेशर आता है, कमर्शियल प्रेशर आता है कि उसके आप और ज़्यादा डालो. मतलब वीक बच्चा होगा तो आप इसको ये विटामिन दो, ये खिलाओ, ये फैरेक्स दो, ये सब दे के आप उसको पुश कर रहे हो, पर वो जेनेटिकली उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है. तो वैरायटी आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये सब R&D टाइप का रिसर्च जो होता है हर एक फार्म को अपना अपना करना पड़ता है. आप सोचोगे कोई तो इंस्टीट्यूट करेगी, तो ऐसे कुछ नहीं है. ये हम एज अ फार्मर हमको ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है. अलग अलग वैरायटीज़ लगा के देखो कौन सी अच्छी सस्टेन करती. तो जेनेटिक मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके अलावा फिर आपके ग्रोइंग प्रैक्टिसेस आते हैं. तो हम लोग जेनेटिक मटेरियल को, बहुत सारे लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते, हम सिर्फ कलर देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं. हॉलैंड में जाके देखेंगे उनके हाइड्रोपोनिक ग्रोइंग में इतना अच्छा दिखता है, मेरे यहाँ पे क्यों नहीं. अरे हाइड्रोपोनिक में जो रिस्पॉन्स आएगा उसका मीनिंग ये नहीं होता है कि सॉइल में आएगा, वो इट डजंट मीन कि इंडिया में आएगा. इंडिया में भी राजस्थान में उसका रिस्पॉन्स अलग होगा, पूना में अलग होगा, बैंगलोर में अलग हो सकता है. एल्टीट्यूड अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, सॉइल अलग है, पानी अलग है.
तो जेनेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस हिसाब से आप अडेप्ट करके आपके ग्रोइंग प्रैक्टिसेस से सेट करो तो आपको ईज आएगा काम करने में। उसने किया इसलिए मैंने करना चाहिए, वो जो प्रैक्टिस होती है ना, जस्ट रेस में लगते रहते हो, तो उससे आप आपके ऊपर बहुत प्रेशर लेते हो, ग्रुप में भी, ग्रोइंग में भी। उसकी वजह से फिर वो प्रेशर की वजह से आप इनपुट ज़्यादा डालने लगते हो, इनपुट जितना डालते जाओगे उतना खराब होते जाएगा। अगर आप सही जेनेटिक चूज करो देन आप कह रहे हो नेचुरली केमिकल्स का इस्तेमाल कम हो सकता है। कर सकते तो सर आपने ऑलमोस्ट 18-20 वैरायटी ट्राई किया है, ये आपने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ वैरायटीज में ज़्यादा केमिकल लगते हैं, कुछ में कम लगता है, या इस वेदर के हिसाब से यूजेज कम हो रहा है, एक्सपीरियंस हुआ है आपका? सर आप जैसे पूछ रहा है, वैरायटी प्लेस ए मेजर रोल, जैसा अविनाश सर ने बोला है। क्यों बोले तो बहुत सा वैरायटी है, ये जो भी वैरायटीज है दीज आर ऑल ब्रीडेड फॉर एन यूरोपियन क्लाइमेट और दूसरा कंट्रीज का जो क्लाइमेट का हिसाब से हाइड्रोपोनिक ग्रोइंग। हमारा क्लाइमेट एकदम वी हैव ए डिफरेंट, हॉट क्लाइमेट है, वो टेम्परेचर्स वेरिएशन है, इधर का चैलेंजेस अलग है, ब्रीडिंग इंडियन सॉइल में नहीं हुआ है। ये वैरायटीज अभी जो बेंगलुरु में जो सूट होगा, यही जाके राजस्थान में वैरायटी करने से फिर चैलेंज है। क्यों बोलो तो कोई भी वैरायटी ये क्लाइमेट में होते हैं, ये क्लाइमेट को सूटेबल होता है, वो इधर से मदर प्लांट्स डेवलप करके टिश्यू कल्चर ये वैरायटी से हम लोग करने से वो बहुत आसान होता है। इसलिए हम लोग अभी तो 30 साल हो गया इंडस्ट्री आके, ये क्लाइमेट के लिए कौन सा वैरायटी सस्टेन कर रहा है, ग्रोइंग ऑफ नंबर्स, प्रोडक्शन में कितना कौन सा वैरायटी अच्छा देगा, कौन सा वैरायटी को केमिकल कम लगेगा, पेस्ट रेसिस्टेंस कौन सा है, ग्रोइंग ए क्लाइमेटिक के लिए लीफ स्ट्रक्चर क्या है, ऑल दिस मैटर्स करके अभी हम लोग वैरायटी चूज करके बहुत सारा वैरायटीज आता है, वो वैरायटी से फिल्टर करके कौन सा सस्टेन हो रहा है हमारा क्लाइमेट के लिए, हमारा प्रैक्टिसेस के लिए, दैट वी ऑलवेज डू। वो करने से ही आपका जो हम लोग सस्टेनेबिलिटी का बातचीत होता है ना, इनपुट्स कम हो जाता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। नहीं तो ऐसे तो फ्लावर तो सब फ्लावर ही दिखता है, बट वो नंबर गेम में और पेस्ट, these are the two cost, no, pest is one of the biggest cost for कोई भी फार्मर के लिए बड़ा कॉस्ट हो जाता है। खर्चा होता है? You just give an example, sir. Pesticide cost, sir. सर ये हम लोग जैसे अभी असेसमेंट किया है, बिकॉज आई हैव ए वेरी गुड डेटा ऑफ एवरी एक्कर और एवरी ग्रीन हाउस। ऑन एन एवरेज वी आर स्पेंडिंग आज महीने के लिए 15 से 20 हजार रुपया केमिकल का ऊपर हो रहा है, एक एकड़ का फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड। यस, एंड फर्टिलाइजर वी आर गिविंग अराउंड 12 to 15,000। अच्छा, तो महीना का लगभग 35,000 पर एकड़, पर 30 to 35,000 डिपेंडिंग। कभी कभी समर में वी कट डाउन थोड़ा, क्यों बोलो तो क्लाइमेट डजंट सपोर्ट, अपटेक ऑफ द फर्टिलाइजर इज नॉट देयर बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर्स शूट्स अप टू द, वो टाइम पे वो भी बहुत गलत कर लेता है फार्म ने, वो एक शेड्यूल रह जाता है, शेड्यूल पे आप प्लांट ले रहा नहीं है, स्ट्रेस में है। जब देखो हम जब बॉडी स्ट्रेस में है, यू कांट ईट ऑल्सो। जब गर्मी में ज़्यादा आके आपको रेगुलर खाना दिए तो हम लोग बॉडी कैसा इंटेक नहीं होता है, प्लांट का भी वही होता है। जब ग्रोइंग क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं रहने से वो फर्टिलाइजर, बट हम लोग पुश करते गए तो वो सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर बाद में पीएच बढ़ जाता है, ईसी बढ़ जाता है, एंड देन वो रेक्टिफाई नहीं करने से देन द सॉइल इज बीन डिटरेटेड। तो ये सर जो नंबर श्रीकांत सर बोल रहे हैं 30 से 35 हज़ार प्रति महीना खर्चा, आपके एक्सपीरियंस में इज दिस द राइट अमाउंट? क्या ऐसे कम किया जा सकता है विद आप जो रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस बोलते हैं उसके द्वारा? ऑन द कॉन्ट्री, अगर इनके जो कॉस्ट है मैं हेक्टर में करता हूँ, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस हेक्टर में आता है। तो 35,000 के हिसाब से जब सोचो तो ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर पर हेक्टर कॉस्ट आ जाता है। दैट इज इक्वलेंट टू 1,000 euros पर हेक्टेयर पर मंथ। दिस इज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड पुट टुगेदर, एंड उसमें कोई बेड एप्लीकेशंस नेम के वो भी एक सब आ गया। तो हमारा बेसिकली अफ्रीकन या साउथ अमेरिकन एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो कॉस्ट है ये वहाँ पे 1,500 अप टू 2,000 तक जाता है। बट वो महंगाई की वजह से जाता है कि इनपुट ज़्यादा है? नहीं, इनपुट भी ज़्यादा है और महंगाई भी ज़्यादा है, क्योंकि इंपोर्टेड मटेरियल आता है, तो कॉस्ट वाइज वहाँ पे ज़्यादा है। इंडिया का एडवांटेज है कि मोस्ट जो इतने इनपुट्स हैं यहाँ पे बनते हैं, आपके लोकल जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है वो भी यहाँ पे सस्ते हैं। हमको वहाँ पे डबल टू ट्रिपल कॉस्ट पड़ती है केन्या में। और फर्टिलाइज़र भी है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस है, केन्या में सब इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र आते हैं, तो वो सब महंगा हो जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ
कभी भी जब बात करते हैं, ये कॉस्ट की बात करते हैं, और जब हम सॉइल इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो वो इट शुड बी बेस्ड ऑन kilograms of fertilizer, kilograms of pesticides used per hectare या per acre per month या per year. कोई भी ऐसा बेस फ्रेम अगर करोगे तो अब ध्यान में आएगा. हम पैसे से बात करते हैं इसकी बात, पर इनपुट जब आप डालते हो तो जो डिटोरिएटिंग इनपुट जो होता है, जैसे फर्टिलाइज़र इज़ हेल्पफुल फ्रॉम ग्रोइंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट डिटोरिएशन हैपन्स विद टाइम, सॉइल को डिटोरिएट करते जाता है. तो जितना ज़्यादा आप डालोगे, हमको लगता है कि उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, पर उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हर एक फर्टिलाइज़र में एक कंपोनेंट होता है, वो फिलर मटेरियल होता है. देयर इज़ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम कंपोनेंट्स होते हैं. उसके अलावा जो बाकी का मटेरियल होता है वो फिलर मटेरियल होता है. वो सॉल्ट्स होते हैं. सॉल्ट्स होते हैं. फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में भी फर्टिलाइज़र को बाइंड करके रखने के लिए लिटरली सी सॉल्ट यूज़ किया जाता है. सोडियम क्लोराइड, सी सॉल्ट, नहीं तो वो एक्सप्लोजिव की तरह बर्स्ट हो जाएगा. तो सॉल्ट इज़ यूज्ड, और सॉल्ट मतलब वही है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाता है वो. और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है, जो ईसी होता है, या सॉल्ट जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं सॉइल में, वो माइक्रोबियल एक्टिविटी को डेट्रीमेंटल होता है वो. क्योंकि माइक्रोब्स का सेल वॉल इतना पतला होता है कि जब आप इतने हाई ईसी में ग्रो करोगे, जो एक्यूमुलेटेड ईसी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब जब पानी जब वो मिट्टी में जाता है तो वन पॉइंट टू नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैपन्स बिकॉज ऑफ द मिनरल्स विच आर देयर इन इट. जितना ज़्यादा हो जाएगा हमको लगेगा इट इज़ गुड, बट एक्सेस जो होता है इट एक्चुअली सिजल्स आउट, मतलब बर्न कर देता है माइक्रोब्स को. माइक्रोब का बॉडी बहुत थिन होता है तो जला देता है. जैसे खाद भी अगर एक हाथ छोटा सा पार्टिकल अर्थवर्म के बाजू में भी रख दो तो वो अर्थवर्म की बॉडी फट जाती है और उसमें से उसका लिक्विड निकल जाता है. तो माइक्रोब्स तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो जितना हाई ईसी रहेगा तो उससे फट जाता है. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मीन्स आई गेट डाइवर्स्ड लिटिल बिट, बट ये जो कॉस्ट फैक्टर होता है, आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ये इनपुट जो है ऑर्गेनिक इनपुट हम जो डालते हैं वो उतना डालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको उतना प्रोडक्टिविटी निकालना पड़ता है. हम अच्छे इनपुट डालेंगे तो आपको सॉइल इम्प्रूवमेंट मिलेगा. अगर आप उसको सिर्फ किलोग्राम्स में देखेंगे, कितना सिंथेटिक फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो आपको एक लेवल तक इनपुट मिलेगा, पर उसके बाद वो सॉइल डिटोरेट होती है. अभी एक केन्या का एग्जांपल आपको देता हूँ. जो बड़े बड़े फार्म्स हैं वहाँ पे, और जहाँ पे इजरायली सपोर्ट होता है, कंसल्टेंसी होती है, उनके लिए सिंपल है. पहले 5 साल वो सॉइल को माइनिंग करो, डालो जितना फर्टिलाइज़र डालना है, जो कुछ डालना है, 5 साल तक ग्रो करो, रोजेस निकालो, अच्छे प्रोडक्टिविटी निकालो, उसके बाद उखाड़ो, उसके बाद उसको पूरे हाइड्रोपोनिक में कन्वर्ट करो. अच्छा, पहले मिट्टी में करो 5 साल. एग्जैक्टली. ये नॉर्मल स्टैंडर्ड फार्मूला बन चुका है बहुत सारे फार्म्स में, क्योंकि उनके लिए वो थिंकिंग प्रोसेस ही वैसे, क्योंकि इजराइल का थिंकिंग प्रोसेस वही है. सैंड में ग्रो करते हैं तो हर समय वो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र डालते हैं, पर वो जब केन्या में आते हैं उनको मालूम है यहाँ पे ऑर्गेनिकली रिच सॉइल है, तो फर्स्ट 5-6 ईयर्स यूज़ करो. सॉइल बैड वर्ड है, बट यू माइन इट. उसके बाद में इसको कन्वर्ट करो हाइड्रोपोनिक में. हाइड्रोपोनिक मतलब वहाँ पे लोकली पॉमिस अवेलेबल होता है, इट इज़ सॉफ्ट टफ स्टोन्स होते हैं, वॉल्केनिक स्टोन्स, उसमें आप ग्रो करो, या कुछ कंपनीज कोकोपीट में भी ग्रो करो. तो उसके बाद यू कीप ऑन अप्लाइंग रेगुलर फर्टिलाइजर्स, और वो कंटिन्यूस यूज़ होता है. तो वहाँ पे जो यूजेज हैं, इट इज़ बिटवीन 500 kgs to 1000 kgs पर हेक्टेयर पर मंथ. इतना टनेज, इतना किलोग्राम्स फर्टिलाइज़र वहाँ पे यूज़ होता है. 500 kg पर हेक्टेयर. हाँ, तो अगर जब एक केजी को $1 में अटैच करो तो स्ट्रेट अवे आपको समझ में आएगा. अगर 1000 kgs फर्टिलाइज़र आप डालोगे पर हेक्टेयर पर मंथ, तो स्ट्रेट अवे $1000 का कंजम्पशन हो जाता है आपका उतने फर्टिलाइज़र का. उतना आप फर्टिलाइज़र जब डालते हो तो विद टाइम टू कम द सॉइल में उसकी खुद की जो प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है. ऑर्गेनिक कार्बन इज़ गॉन, माइक्रोब्स आर फिनिश्ड. तो यू आर एक्चुअली हैविंग ओनली अ डेड सॉइल. जो माइक्रोब्स भी रहते हैं वो सिर्फ उतने ही फर्टिलाइजर्स को हैंडल करने वाले माइक्रोब्स रहते हैं, बाकी के कुछ माइक्रोब्स नहीं रहते उस सॉइल में. तो सॉइल की ताकत ख़त्म हो जाती है. अभी जैसे पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, और हम लोग जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं, हमको सिर्फ 16-17 फर्टिलाइजर्स के बारे में मालूम है. कैल्शियम, मैग्नीशियम, NP, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी एक रेंज है, 5-6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से उतने हम डालते हैं, बिकॉज दैट इज़ वो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पैकेज में उतना ही होता है. उसके अलावा सॉइल में इतने सारे अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है वो सब प्लांट्स को इम्पॉर्टेंट होती है टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड इम्यून. जो हम फ्लोरिकल्चर की बात करें, या अगर आप फूड ग्रेन्स में जाओ, या फूड वेजिटेबल्स में जाओ, या फ्रूट्स में जाओ,
इससे उसकी इम्यूनिटी बनती है प्लांट्स की, और वो हम लोग देते ही नहीं है, दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमने उसको मार दिया है। जब इतने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स डालेंगे तो वो सब माइक्रोबायोलॉजी मर जाती है। वो माइक्रोबायोलॉजी मर जाएगी तो न्यूट्रिशन भी अवेलेबल नहीं कर सकते। हर एक न्यूट्रिएंट के लिए एक माइक्रोब होता है। और जब आप इतने हेवीली एप्लीकेशन जब करते हैं तो आपके पास सिर्फ नाइट्रोजन के माइक्रोब्स होते हैं, फास्फोरस के माइक्रोब्स होंगे या पोटैश के माइक्रोब होंगे, और थोड़े बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट, बाकी के हम पूरे ख़त्म कर देते हैं। तो दैट इज़ हाउ द होल थिंग्स डिटोरिएट्स। आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडिया में एक्सपीरियंस भी सर का इतना है ना, आपका ग्लोबल एक्सपीरियंस भी है। तो जब हम केन्या के बारे में बात करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, इतना रिलेटिवली छोटा देश भारत के तुलना में, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में भारत से बहुत आगे है। करेक्ट। एंड फूल का जो क्वालिटी सर हम शायद केन्या में देखते हैं या कोलंबिया में देखते हैं, कंपेयर टू इंडिया या हमारे फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। तो स्टार्टिंग विथ यू सर, लाइक व्हाट इज़, आपका क्या नोटिस किया दोनों कंट्रीज़ में ये डिफरेंस क्यों आता है कि हम कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं या वो कुछ सही कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी इतना बेहतर है? देखो सर, इंडिया में जो भी हम फ्लावर जो कर रहा है, जैसा इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुआ है 95 से, स्टार्टेड विथ रोजेस एंड जरबरा। रोजेस एक्सपोर्ट हो रहा था बिकॉज वो नायरोबी का उतना वो टाइम पे 95 में उतना एक्सपेंशन नहीं था, एंड ग्रोवर्स हैव स्टार्टेड, इधर से डच जो लोग ब्रीडर्स आया, प्लांट्स दिया, देन दे हैव शोन द पाथ इज आल्सो फॉर एन एक्सपोर्ट। उसी से ही इंडिया में लोकल कंजम्पशन बहुत वीक था, एक्सपोर्ट्स हो रहा था। एंड इधर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत वेरिएशन है, यू सी द पीकेस्ट समर, यू सी द टेम्परेचर्स वेरिएशन है, उससे क्वालिटी। एंड देवर ओनली, वो लोग उधर एक्सपोर्ट्स भी ऐसा होता था, विंटर पीरियड में अच्छा हो रहा था, मीन्स फ्रॉम अगस्त से पकड़ के फेब्रुवरी वैलेंटाइन तक, और नहीं तो मदर्स डे तक, डिपेंडिंग, अच्छा चल रहा था। उससे डोमेस्टिक मार्केट बाद में जो रेस्ट ऑफ द मंथ्स डोमेस्टिक मार्केट सपोर्ट करते करते डोमेस्टिक मार्केट एक्सपेंशन अच्छा हुआ है। ये होते डिफरेंट वेराइटीज, पहला क्या होता है, मार्केट लो, डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रेंथन होते आते अदर वेराइटीज इंपोर्ट में आ रहा था। ऐसा ओरिएंटल लिलीज, पहला क्या वो जैसा रिक्वायरमेंट, रोजेस जरबरा अवेलेबल है, जैसा शादियों में लोग डेकोरेटर्स ये पूरा दूसरा वेराइटीज इन, अभी लिलीज ग्रो होने चालू हो गया, एस्ट्रोमेरिया ग्रो होते चल गया, कार्नेशंस आ गया, ऐसे डिफरेंट बास्केट ऐसा आके अभी 20+ वेराइटीज इंडिया में कंफर्टेबली, विच वाज नॉट अवेलेबल ये टाइम फ्रेम में ग्रो हो गया। मार्केट भी डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन हो गया। जो 100 हेक्टेयर्स वो टाइम पे रहे तो आज वी आर मोर देन 15-20,000 हेक्टेयर्स इन द फ्लोरिकल्चर। बोले तो इतना मार्केट हुआ है, फिर भी क्यों एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है? जो ऐसा नायरोबी हैज़ ए वेरी गुड कंसिस्टेंट क्लाइमेट थ्राउंड द ईयर, वो लोगों का क्वालिटी कंसिस्टेंसी है, एंड वो लोगों का ट्रांसपोर्टेशन भी रहने दो, वो कार्गो इजीली एक्सेसिबल टू द वर्ल्ड है। इधर से कार्गो हैज़ बिकम ए वेरी बिग चैलेंज, कार्गो कॉस्ट हैज़ गॉन, पहले से पकड़े तो 2 times बिगर देन व्हाट, एंड वो इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन क्वालिटी एक जो बिकॉज ऑफ दिस कंसिस्टेंसी भी नहीं है क्वालिटी में, जो विंटर में अच्छा आता है, समर में जो क्वालिटी ड्रॉप हो जाता है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। उधर नायरोबी अदर कंट्रीज में क्या है, कंसिस्टेंसी है, एंड वो जो वेराइटीज जो वो लोगों को चाहिए उधर से इजीली अवेलेबल है एट द लोएस्ट कॉस्ट। एंड हमारे को ऑल्टरनेट में क्या मिल गया है, इंडियन मार्केट इटसेल्फ हैज बिकम वेरी स्ट्रेंथन्ड मार्केट। वैसा नहीं है हम सारा इधर ही करेगा, स्टिल वी वांटेड द इंटरनेशनल मार्केट, बट ये जो फ्राइट जो चार्जेस है दैट इज रियली किलिंग लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स। उसमें भी कभी डिमांड्स आता है कोई मार्केट से, वो मार्केट्स में हो रहा है, दैट इज नॉट दैट 100% क्लोज हुआ, बट देर आर 10-20% ऑफ एक्सपोर्ट्स। वैलेंटाइन टाइम पे अच्छा ही वॉल्यूम जा रहा है, एंड हो रहा है। अभी जैसा नया वेराइटीज बात करें तो हाइड्रोंजियस बात कर रहा है, पहला क्या होता है, ये कोई इंडिया में ग्रो ही नहीं होता है, वो पूरा इंपोर्ट आता था। वी यूज्ड टू गेट ऑलमोस्ट ऑल एक असेसमेंट लिया था, वी वर गेटिंग अराउंड 2 million फ्लावर्स इंपोर्टेड फॉर द वेडिंग सीजन। अभी हम लोग इधर वो फ्लावर क्यों इधर ग्रो नहीं कर पाएगा, वो जैसा वैसा ही वेराइटीज सस्टेन होगा ये क्लाइमेट के लिए, उसमें भी हम लोग बहुत ट्रायल लेके नाउ वेराइटीज ये हॉट क्लाइमेट में, ये क्लाइमेट के लिए कौन सा वेराइटी ब्लूम हो सकता है,
वो वेराइटीज़ को आइडेंटिफाई करके अभी ग्रो करना है। बोलो तो वो एक मार्केट क्रिएट हो गया, इंपोर्ट मार्केट थोड़ा ये हो रहा, पहले ये दिस आर ऑल इम्पोर्टेड नो, अभी वो 2 मिलियन फ्लावर्स इधर इंडियन मार्केट के लिए नज़दीक एंड मार्केट है। स्नैपड्रैगन्स है, सिलोसियास है, ईस्टोमा है, लिमोनियम्स है, ट्रेकिलियम है, डेल्फिनियम, ये पूरा ये मार्केट इंडियन मार्केट के लिए हमारा हिसाब से हमारा पॉपुलेशन, हमारा अभी भी फ्लावर यूटिलाइजेशन इज वेरी नॉमिनल। हम लोग स्टिल वी आर इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही है, हम लोग 2 टायर 3 टायर सिटीज में हम लोग ज़्यादा पहुंचा नहीं, ओनली वेडिंग्स में यूज़ कर रहा है। ये फ्लावर जो भी है टेबल फ्लावर जैसा हो सकता है, रेगुलर जैसा यूरोपियंस अमेरिकन जैसा वो लोग खरीद के टेबल फ्लावर लगा लेता है, वो स्ट्रेस बस्टर बोलता है वो लोग। हम लोग बिकॉज वो लोग फूल से ही बातचीत कर सकता है। हमारे इंडिया में क्या है, हम लोग बहुत सारा लोग है बातचीत करने के लिए, वी लव एवरी थिंग, बट वो लोगों का जो है वो कॉन्सेप्ट अभी लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग फ्लावर्स एंड कीपिंग, ये होता है हमारा सेल्फ इंडिया का ही रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा है। स्टिल वॉल्यूम्स कैन ग्रो, इंक्रीजिंग हो रहा है एंड वेराइटीज भी आ रहा है। आई थिंक इंडिया इटसेल्फ हैज़ अ मोर सस्टेनेबिलिटी। सर आपने इन टर्म्स ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, लाइक मैं जानना चाहता हूँ सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में जो बात कर रहे हैं, भारत और केन्या में कुछ डिफरेंस है, हु इज़ डूइंग बेटर, ज़्यादा अच्छा कौन कर रहा है पॉली हाउस के? आई थिंक सो अगर वैसे देखा जाए तो भारत में ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर है इस चीज़ का, गाय का कल्चर है, गोबर का कल्चर है, प्लस माइक्रोबायोलॉजी के जितने कंपनीज़ हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बोटानिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं इंडिया में बहुत बोटानिकल प्रोडक्ट्स की कंपनीज़ हैं, प्लस यहाँ पे लोकली जैसे नीम, करंज, कैस्टर, ये सब हमारे लिए नॉर्मल है, हम उसमें ग्रो हो चुके हैं। हमारे फार्मर्स को, हमारे लोकल जो यहाँ पे इवन वर्कर्स हैं, उनको भी इन चीज़ों के बारे में मालूम है, क्योंकि उनके गांव में यूज़ करते हैं। तो अपने यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर भी कम है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। इसके पहले का जो आपका क्वेश्चन था, आई थिंक सो मैं उसको टच बेस थोड़ा करना चाहता हूँ कि इक्वेटोरियल लाइन जो है, जहाँ से इक्वेटर पास होता है, वहाँ पे ईयर राउंड आपको एक जैसे क्लाइमेट मिल सकता है, आपको सिर्फ एल्टीट्यूड आइडेंटिफाई करना होता है। तो केन्या, युगांडा, टांजानिया, इथियोपिया, ये सब इक्वेटर के पास के कंट्रीज़ हैं। देन साउथ अमेरिका में आप जब जाओगे तो ब्राज़ील एक कंट्री आती है, उसके बाद में एक्वेडोर और कोलंबिया, ये सब कंट्रीज़ में वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स साल भर आप एक जैसी क्वालिटी ग्रो कर सकते हैं। आपको सिर्फ एल्टीट्यूड आइडेंटिफाई करना है। आपने जैसे देखा होगा एक्वेडोर के फ्लावर्स बहुत बड़े होते हैं, उनके एल्टीट्यूड कितना है, 2800 मीटर अबव द सी लेवल, अप टू 3200 मीटर्स अबव सी लेवल। हम यहाँ पे बैठे हैं जहाँ पे, ये 800 मीटर के आसपास है, 900 मीटर होगा। पूना में आप जाओगे तो 600-700 मीटर अबव सी लेवल है। तो उसमें क्या होता है, जब इक्वेटर पे जब आप जाते हो और एल्टीट्यूड अगर ऐसे आपको मिलेगा, तो जितना आप समुंदर से ऊपर जाओगे उतना वहाँ का क्लाइमेट जो है ठंडा हो जाता है। तो उसका डे एंड नाइट का जो डिफरेंस होता है, नाइट्स आर कोल्ड, नाइट्स वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 to 10 डिग्रीज थ्रू आउट द ईयर आपको मिलेगा, और डे टाइम विल बी 25 to 30 डिग्रीज मैक्सिमम थ्रू आउट द ईयर। प्लस सनलाइट अच्छी मिलती है, पानी अच्छा अवेलेबल है क्योंकि माउंटेन्स रीजन है। तो ऐसी जगह पे जब आप ग्रो करते हो, तो आप कोई भी सुपरमार्केट्स को जब सप्लाई करते हो, ये जो बायर कंट्रीज है वो कहाँ के, अमेरिका इज़ अ बाइंग कंट्री, उसके अलावा यूरोप है बाइंग कंट्री है, इनके पास सरप्लस इनकम है, प्लस फ्लावर कल्चर है उनको। वो पहले वहाँ पे ग्लास हाउस में ग्रो करते थे, बाद में ध्यान आ गया कि इक्वेटोरियल लाइंस पे आप ग्रो करो तो साल भर आप अच्छा क्वालिटी ग्रो कर सकते हो, आपको सिर्फ एयर फ्रेट करना है। तो आपको जो प्रोडक्ट ग्रो करना है उसको जो क्लाइमेट सूटेबल है और आपको जो प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए, वहाँ पे आप जब ग्रो करोगे तो आपको साल भर एक जैसी क्वालिटी मिलेगी, कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलेगी। इंडिया में आप जब कंपेयर करते हो, आप बैंगलोर स्टिल क्लोजर टू द इक्वेटर है, आप पूना की तरफ जाओ, इट इज़ अवे फ्रॉम द इक्वेटर, नासिक इज़ इवन फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर दूर जाओगे तो समर इम्पैक्ट, विंटर इम्पैक्ट और रेनी सीजन का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है। तो जितना आप क्लाइमेट से आप फाइट करोगे, आपकी क्वालिटी की इनकन्सिस्टेंसी आएगी। तो ये लोकल मार्केट के लिए ठीक है। इंडियन कंडीशन में जब आप विंटर में ग्रो करते हो तो आप वो compete कर सकते हो केनियन कंडीशन से या साउथ अमेरिकन कंडीशन से, क्योंकि हम विंटर में वो जो क्लाइमेट होता है वो उनके साथ मैच कर सकते हो। तो उस पीरियड के लिए आप वैलेंटाइन के लिए आप यहाँ से जो क्वालिटी दे सकते हो इंडिया से, दैट इज़ सुपर्ब क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी। तो वो डिफरेंस फंडामेंटल है।
कल्चर, आप कल्चर की बात कर रहे हैं तो वर्किंग कल्चर जो 1990 में हम फ्लावर इंडस्ट्री इंडिया में स्टार्ट हुई, मैं भी 93 से फ्लावर इंडस्ट्री से कनेक्टेड हूँ, तो हमने देखा है कि वो उस समय जो कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो थे या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो लोग थे, वो सब लोग यहाँ से माइग्रेट होके चले गए। तो देयर वाज अ गैप इन बिटवीन, वहाँ पे लोग ही नहीं बचे। तो फिर नए एंटरप्रेन्योर जैसे श्रीकांत जैसे लोग हैं, ये नए एंटरप्रेन्योर आए जिन्होंने स्मॉल स्केल से स्टार्ट किया। दे फाउंड आउट कि यहाँ पे क्या चैलेंजेस है, ग्राउंड लेवल पे क्या डिफिकल्टीज, एंड देन दे बिल्ट अप द इंडस्ट्री। इतने सारे नए नए 18-19 क्रॉप्स है वो ट्राई कर रहे हैं। वहाँ पे हमको रोज़ इंडस्ट्री उसके ऊपर ही हम बिज़नेस कर रहे हैं। अभी जाके समर फ्लावर का इंडस्ट्री लास्ट 10 साल में बढ़ते जा रहा है। और इंडिया में जैसे अभी ये वेरिएशन थी, गुलाब के अलावा क्या, तो जरबेरा था उस समय। जरबेरा वाज इजी क्रॉप, प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल था यहाँ पे इंडिया में, तो ये इंडस्ट्री बढ़ गई। और ये रोबस्ट क्रॉप है जरबेरा जैसे क्रॉप। रोज़ क्रॉप इज़ नॉट अ वेरी रोबस्ट क्रॉप। रोजेज़ में समर में क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, इंसेक्ट का प्रेशर भी बहुत होता है। रेनी सीजन में, मानसून सीजन में डाउनी मिल्ड्यू का प्रेशर बहुत आता है, बोट्राइटिस का प्रेशर बहुत आता है, वो सड़ जाता है फ्लावर। तो ये प्रेशर क्रॉप्स हैं। जरबेरा इज़ अ नॉन प्रेशर क्रॉप। उसके अलावा अलग जो समर फ्लावर्स हैं, जैसे इन्होंने बताया अभी अलग अलग क्रॉप्स, ये सब फ्यूचर रहेगा इंडिया के लिए समर फ्लावर्स के। समर फ्लावर मीन्स क्या, यूरोपियन समर में जो ग्रो होते हैं फ्लावर, वो समर फ्लावर्स बोले जाते हैं। इंडिया में तो समर ही समर होता है। तो आप समर फ्लावर्स जो यूरोप में लॉन्ग डेज में ग्रो होते हैं, यहाँ पे आप आराम से ग्रो कर सकते। तो समर फ्लावर जैसे अभी क्रिजांथम पॉपुलर हो गया है, आप सेलोशिया की बात करें एंड स्नैपड्रैगन की बात करें, ये सब क्रॉप समर फ्लावर्स हैं। इनको लॉन्ग डेज लगते हैं, यहाँ पे नेचुरल लॉन्ग डेज है। तो वो क्रॉप हमारे लिए, इंडिया के लिए आगे जाके बहुत सुपीरियर रहेंगे। इसमें कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग भी कम रहेगा और ये क्लाइमेट के लिए वो सूटेबल क्रॉप्स हैं। हम बात कर रहे थे सवेरे फ्रूट्स के बारे में। देयर आर सर्टेन फ्रूट्स, वो टेम्परेट फ्रूट्स हैं। हम फोर्सफुली उसको कैश क्रॉप में ग्रो करते हैं, बिकॉज वो नॉर्मल फार्मर नहीं ग्रो कर सकता है, तो इसलिए वो कैश क्रॉप के तौर पे कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट इज़ इन शॉर्ट आई वांटेड टू इलैबोरेट एंड टेल यू कैसे होता है। अभी सर मैं चाहता हूँ अविनाश सर का एक रिव्यू लेने का। आप सर इस फार्म पे हैं, आप अगर यहाँ पे मतलब फार्म मैनेज कर रहे होते या इस फार्म के ओनर होते, व्हाट डू यू थिंक इज डूइंग, श्रीकांत सर इज डूइंग वेल, व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू बेटर? एज अ फीडबैक के डिस्कस करना है सर, आपकी परमिशन के साथ ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं, हम लोग तो डिस्कशन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए है ये। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मैंने अभी यहाँ पे देखा, प्लांटिंग मटेरियल के ऊपर बहुत काम करना चाहिए। उनके लिए प्लांटिंग मटेरियल, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो मिल रहा है उनको, ही हैज़ टू वर्क हार्ड ऑन दैट वन। ये अच्छे क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल ले लो। मतलब जब जरबेरा की बात कर रहे हैं वो तो टिश्यू कल्चर से आता है, पर रोजेस का भी अगर लगा रहे होंगे तो अच्छा क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट है। राइट टाइम में, जैसे अभी मानसून सीजन है, दिस इज़ द राइट टाइम टू प्लांट इट। परफेक्ट जो कर रहे हैं। और बाकी इनके चैलेंजेस जो इंडिया के हैं वो लेबर के चैलेंजेस हैं। हमको वहाँ पे ये चैलेंज नहीं है केन्या में। तो लेबर के हिसाब से इनको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उस हिसाब से वो, जैसे हमने बात कर रहे थे वीड्स के बारे में, तो वीडिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर। और वीड्स को मैनेज करने के लिए वीड मैट डालते हैं या मल्चिंग प्लास्टिक डालते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। हम लोग विदाउट वीड मैट या विदाउट मल्चिंग हम आराम से ग्रो कर सकते हैं। हम लोग वीड्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि क्रॉप का जो सीज़न होता है, जब तक उसके पत्ते पूरे ज़मीन को कवर नहीं कर सकते तब तक वीड्स का प्रेशर होता है। मतलब वो प्लांट्स के 1-2 महीने का पीरियड होता है। उसके बाद में एक बार क्रॉप ने पूरे ज़मीन को कवर कर दिया तो उसके बाद में वीड का प्रेशर नहीं रहता है। तो उस हिसाब से इंडियन कंडीशन के हिसाब से इनको अडाप्ट करना पड़ता है। इनके हिसाब से अभी यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ज़मीन में ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, केक्स, अलग अलग केक्स डाल रहे हैं, वो उनके हिसाब से बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। इनके लिए अभी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का वो भी यूजेज मिनिमम कर रहे हैं। उसको वो देख सकते हैं कि कैन ही यूज़ बायो पेस्टिसाइड, कैन ही यूज़ बायो फंजीसाइड्स। कोशिश किया है सर आपने कभी बायो प्रोडक्ट्स यूज़ करने का? इस यार हम लोग कर रहे हैं ऐसा, करते हैं। ये पूरा बायो पेस्टिसाइड में यूज़ कर रहा है, बायो फंगिसाइड्स होता है, बट नॉट दैट स्केल। थोड़ा केमिकल ये भी है, ऐसा नहीं। बट अभी हम, जैसा ये फार्म चालू हुआ है 2010 में, हमारा परसेंटेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पूरा था। अभी वहाँ से 2010 to 26 में आ गया। अभी वी हैव रिड्यूस 35 to 40% ऑन द कॉस्ट। वी आर मोर ऑन द दिस थिंग। पहला लास्ट ईयर तक 30, बिकॉज हाउ आई जज इज ऑन द कॉस्ट। जो
क्या हो रहा है, सॉइल वीक होने के बाद में पीपल इंक्रीज, बट हम लोग कैसा कम करते आ रहा है, ये ऑर्गेनिक कंटेंट से, ये पूरा बायोलॉजिकल वे से इसे इम्प्रूव करके सॉइल हेल्थ को करके, एंड वी आर एबल टू मेंटेन विद रिड्यूसिंग द कॉस्ट। मल्चिंग का सर एक टॉपिक था, जैसे आज श्रीकांत सर प्लास्टिक मल्चिंग और वीड मैट दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेडिशनली आप कहते हैं कि प्लास्टिक मल्चिंग यूज़ नहीं करना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल एज अ फार्मर सर आपको तो काफ़ी बेनिफिट हुआ है प्लास्टिक मल्चिंग से, राइट? क्या क्या बेनिफिट्स आपने देखा है? सर क्या हो रहा था, हमारा 2-3-4 अभी जरबरा जैसा क्रॉप है, इसमें बहुत सारा क्या होता है, जरबरा इज़ अ वेरी सेंसिटिव क्रॉप, इट डजंट लाइक मोर मॉइस्चर और अ लेस मॉइस्चर, उसका एक कंसिस्टेंसी ऑफ द मॉइस्चर इट इज़ रिक्वायर्ड। उससे क्या होता, पहले हम लोग जैसे जरबरा डालता, जरबरा वाज द वन ऑफ द मोस्ट क्रॉप्स इन फ्रॉम 90s टू 2020 तक भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रॉप इन इंडिया, एंड आई वाज डूइंग इट 5 to 6 हेक्टेयर्स ऑफ जरबरा। हमारा प्लांट का बहुत मोर्टालिटीज, ये जो ऐसा हम लोग बोलते हैं तो थोड़ा मॉइस्चर कम है, पानी डाल दो, होसिंग जा जाता है, होसिंग करने से क्या होता है, एक्सेस वाटरिंग हो जाता है, एंड प्लांट एक्सेस वाटर रहने से नहीं ले सकता है, एंड वाटर ज़्यादा है बोल के हम लोग फिर नेक्स्ट डे आके बोलते हैं अरे भाई थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, इसको कम करो, फिर वो सूख जाता है, अरे अरे प्लांट स्ट्रेस में चले जा रहा है, मीन्स वी आर कंफ्यूजिंग लेबर, कंफ्यूजिंग आवर सेल्फ, कंफ्यूजिंग सॉइल, प्लांट, सब कंफ्यूजन में चल रहा है, बिकॉज इतना एरिया से वो फोकस ऑफ अटेंशन बहुत कितना भी देखो, यू हैव दैट इनबैलेंसिंग ऑफ द मॉइस्चर मेंटेनेंस और प्लांट मोर्टालिटी, प्लांट लाइफ, ये पूरा आ रहा था। एंड पेस्ट का भी बहुत सारा चैलेंजेस, जैसे वाटर पानी डालता है, यू क्रिएट लॉट ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ये ड्राई और ज़्यादा, ये पूरा इनबैलेंसिंग जब हो रहा था, हम जैसे ट्रैवल में जैसे देखा है, जैसे नैरोबी गया था, पीपल वर यूजिंग मल्च उधर डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, ओपन फील्ड्स में उधर कर रहा था, क्यों? देन व्हेन वी आर डिस्कस विथ आवर टेक्निकल पीपल इन इंडिया, वो लोग बोला नहीं हो सकता है, नहीं, हम सोचा है कुछ भी होने दो, ये 7 साल पहले एक बार ट्राई करके देखने, क्या देयर इज टेक्निकली हमारे पास कोई आंसर्स नहीं है, ट्राई करें तो क्या चैलेंजेस आता है, अनटिल अनलेस यूज करने से क्या हो सकता है बोल के, I think I was the first person to use mulch in the greenhouse इन जरबरा जरबरा से चालू करके, देन वी उससे क्या हो गया, वो जो मॉइस्चर लेवल जो रहता है 360 डिग्रीज उसका प्लांट का जो है, मॉइस्चर वाज देयर, होसिंग का काम हमारा बहुत कम हो जाएगा, 95% कम हो गया, मॉइस्चर मेंटेन हो रहा है, एंड जो ट्रिप्स जैसा पेस्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, जैसा स्प्रेइंग वो सॉइल में छुपा हो रहता था, जैसा स्प्रेइंग परसेंटेज ऑफ स्प्रेस वर मोर, उससे परसेंटेज ऑफ स्प्रेस कम हो आ गया, लेबर यूटिलाइजेशन कम आ गया, वीड प्रोटेक्शन आ गया, एंड सो बहुत सारा है, एंड एक्सटेंडेड लाइफ ऑफ द प्लांट, जो तो हमारे को 3 साल जो प्लांट आ रहा था, अभी वही प्लांट 4 to 5 years तक अच्छा प्रोडक्टिविटी, आई एम टॉकिंग ऑन द कमर्शियल वैल्यूज, प्लांट तो ऐसा आएगा मर के 10 साल भी चला ले सकता है, 1 एकड़ के लिए जो हम कमर्शियल प्रोडक्शन ले सकता है वो वैल्यू से हम लोग 4.5 to 5 years वी आर मीन्स 2 years ऑफ एक्सटेंडेड लाइफ आ गया, लेबर कम हो गया, केमिकल कॉस्ट कम हो गया, यू आर हेल्पिंग योर सॉइल, यू आर हेल्पिंग योर एनवायरनमेंट, ये बहुत सारा चैलेंजेस हम जैसा देखा है, कॉस्टिंग, आई हैव एवरी कॉस्ट ऑफ दिस, जैसा जरबरा विथ मल्च विदाउट मल्च, ये पूरा जैसे देखने से उसी में हमको साल में 3-4 लाख रुपया वेरिएशन पर एकड़ में दिख रहा है, तो एंड प्लांट एक्सटेंडेड लाइफ आ रहा है, तो यार ये क्यों नहीं कर सकता? नाउ टेक्निकली आप कुछ भी बोले इसमें डैमेजेस है बोले तो आई एम नॉट एबल टू वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, बट मेरे लिए तो एज अ फार्मर आई माई नॉट टॉक ऑन द टेक्निकल ग्राउंड, ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जा सकता है, बट इससे बेनिफिट मेरे लिए बहुत बढ़िया है, एंड डैमेजेस नहीं दिखा है, एंड इसमें एक प्रॉब्लम है, हम लोग मल्च डालने के पहले हम लोग बेशल एप्लीकेशन में नीम के जैसा ये पूरा ऑर्गेनिक करता था, अभी वो नहीं हो रहा था, उसके लिए वी आर डाइल्यूटिंग इट, ड्रिप में से जीवामृतम लेके आया, वो ड्रिप से दे रहा है, मीन्स वी आर ट्राइंग, वो बहुत सारा लोग क्वेश्चन पूछ, सर आप इतना ऑर्गेनिक के बातचीत करता है, मल्च डालने के बाद में ये नहीं कर, अरे उसके लिए क्या करना चाहिए, वी आर थॉट इन दैट अल्टरनेट, अभी नीम केक है, नीम केक को डालना है, उसको क्या लिक्विड फॉर्म पे लेके
ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक फॉर्म में दो, माइक्रोब्स ऑर्गेनिक इस लिक्विड फॉर्म में लेके आओ, थ्रू ड्रिप में चलो। मीन्स यू आर ट्राइंग टू डू, ड्रिप क्लॉग नहीं होता है उससे? नहीं होता है, फिल्ट्रेशन सर आज पूरा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, देयर आर फिल्टर्स, वो पूरा करो ना सर, थोड़ा मेहनत करने से होता है ना, व्हेन यू आर गेटिंग सो मच ऑफ बेनिफिट, वो क्यों नहीं कर पाता है? उस पर क्या राय है अविनाश सर आपका? क्योंकि जो टिपिकली आप कहते हैं, अगेन मैं बस ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ कि प्लास्टिक मल्चिंग नहीं करना चाहिए एंड नेचुरल मल्चिंग हमें करना चाहिए। आप अपने फार्म में करते हैं, तो रीजनरेटिव एंगल से अगर हम देखें तो प्लास्टिक मल्च क्या फिट होता है यहाँ पे? ये कैसे, ये जैसे रीजनरेटिव जो कंसेप्ट आप बात कर रहे हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हो, इसमें डाइवर्सिटी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये मोनोकल्चर का कंसेप्ट है हम लोग यहाँ पे जो करते हैं। रीजनरेटिव कंसेप्ट ये नॉर्मल क्रॉप्स जो होते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स या सीरियल क्रॉप्स, जहाँ पे क्रॉप रोटेशन बैठ सकता है या आप डाइवर्स क्रॉप डाल सकते हो या इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो, वहाँ पे वो फिट बैठता है। अभी ऐसे क्रॉप में जहाँ पे आपका 1 एकड़ में पूरा का पूरा जरबेरा लगा है, देयर नो अदर क्रॉप, तो आप डाइवर्सिटी नहीं ला सकते हो। डाइवर्सिटी मतलब वो माइक्रोबायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बन जानी चाहिए होती है, करेक्ट? तो माइक्रोबायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नेचर में कैसी बनती है, तो जब अलग अलग टाइप के क्रॉप्स होते हैं तब अपने आप वहाँ पे डाइवर्सिटी बन जाती है, उसके पत्ते गिरते हैं, उसके रूट एक्सुडेट्स अलग होते हैं, तो डाइवर्सिटी बनती है। दैट इज़ द फंडामेंटल ऑफ रीजेनरेटिव कंसेप्ट। रीजेनरेटिव कंसेप्ट को अगर पूरी तरह से आपको डालना होगा तो इट डजंट वर्क आउट इन आर मोनोकल्चर सिस्टम। तो जैसे उन्होंने बताया, उनके लिए ये काम करता है। हमारे लिए हमारे पास क्रॉप रेसिड्यू है, उसका हम श्रेड करते हैं और ज़मीन के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, इट बिकम्स अ डेड मल्च। मल्चिंग ये है, हमने सिर्फ सॉइल को कवर कर दिया है। सॉइल को आप प्लास्टिक से यहाँ पे करते हो, हम लोग वहाँ पे वी प्रैक्टिस यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू एज अ मल्च। इट कैन बी कंपोस्ट, इट कैन बी वर्मी कंपोस्ट, इट कैन बी लीव्स रेसिड्यू, इट कैन बी श्रेडेड मटेरियल ऑल्सो, जो आप स्प्रेड कर सकते, उसमें आप डाइवर्सिटी लेके आओ। तो आप जो प्लास्टिक मल्च के जो इनिशियल बेनिफिट्स जैसे बता रहे, जैसे ये नया क्रॉप जब आप लगाओगे तो होल्स होते हैं, प्लांट लगता है, वीड्स बहुत आ सकते हैं, कंपटीशन हो जाता है। प्लास्टिक मल्च होगा तो वो वीड्स नहीं आएंगे। अभी जो सिचुएशन है, जैसे आप अभी क्रॉप देखते हो, तो यहाँ पे अभी प्लास्टिक मल्च का रेलेवेंस जो है वो रिलेटिवली कुछ नहीं है, क्योंकि पत्तों ने पूरे ज़मीन को कवर कर दिया। तो जब ज़मीन ढक जाती है, ढकना है, उसको ढकना है, तो ढकना ये पत्तों से कवर हो गया। तो ढकने के बाद में सनलाइट जो होती है, डायरेक्ट सनलाइट, ये जिससे टेम्परेचर से ऊपर का माइक्रोवेव एक्टिविटी इम्पैक्ट करता है, वो कवर नहीं होता, मतलब सनलाइट हिट नहीं करती ज़मीन को, तो डिग्रेडेशन नहीं होता है। एक बार पत्तों ने ज़मीन को कवर कर लिया तो नेचर में क्या होता है, जरबेरा के भी अगर पत्ते देखें तो नीचे से सूख जाते हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर में वो पत्ते निकाले जाते हैं और वो हम लोग बाहर फेंक देते हैं, या उस कंपोस्ट में डालते हैं या वर्मी कंपोस्ट में डालते हैं। नेचर में वो पत्ते वैसे ही रहते हैं। अगर आप हॉलैंड के ग्रीन हाउस में जाए, वहाँ पे तो लेबर भी नहीं होते पत्ते निकालने के लिए, वहाँ पे सूखे पत्ते क्रिस्प हो जाते, पेपरी हो जाते, वहीं पे रहते हैं। रोजेस भी देखो तो उनके पत्ते नीचे के वैसे ही रहते हैं, वो वहीं पे ड्राई हो जाते पत्ते। अगर उनके ग्रीन हाउस में जाओ तो पूरा नीचे वीड मैट के ऊपर भी ड्राई लीव्स पड़े हुए रहते हैं और वो पेपरी ड्राई मटेरियल हो जाता है। हमारे वी आर इन ट्रॉपिकल कंडीशन, वी डोंट हैव कंट्रोल्ड ग्रीन हाउसेस, तो यहाँ पे वो हीटिंग वीटिंग का कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप रखो तो वो सड़ जाएगा, उससे फंगस डेवलप हो जाएगा, इसलिए हम लोग वो निकाल लेते पत्ते और वो कंपोस्ट करते, कंपोस्ट लेके वापस यूज़ करते। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द लॉजिक बिहाइंड इट, हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, और लॉजिक को कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द क्रॉप, कितना वो वैल्यू हमारे बिजनेस में देता है, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना। उनके लिए बराबर उन्होंने बताया कि प्लास्टिक मल्च से मेरा वीडिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, मेरा मॉइस्चर ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो गया, उसकी वजह से मेरा शावरिंग का जो काम होता है, होजिंग का जो काम है वो भी कम हो गया। तो उसकी वजह से क्रॉप की लाइफ भी बढ़ गई। बिकॉज क्रॉप की लाइफ क्यों बढ़ जाती है, उनकी अगर डिस्टर्बेंस आप कम दोगे, उसका मॉइस्चर मैनेजमेंट अच्छा है, उसको ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत नहीं, तो अपने आप उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उनकी रूट को डिस्टर्बेंस नहीं है, फंजीसाइड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो अपने आप ज़मीन की माइक्रोबायोलॉजी मेंटेन कर पा रहे हैं। इससे माइक्रोब्स, प्लास्टिक मल्च से लोग कहते हैं कि माइक्रोब्स मरते हैं, डैमेज। आउटडोर क्रॉप और इंडोर क्रॉप में एक बड़ा डिफरेंस है। आप जब पॉली हाउस के अंदर काम करते हो तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यहाँ पे नहीं आता है, दीज आर यूवी ब्लॉकर फिल्म्स। आउटडोर में आप ग्रो करते हो तो वहाँ पे जब प्लास्टिक मल्च आप डालते हो तो वहाँ का प्लास्टिक मल्च डिटोरिएशन कर देता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट उसको इम्पैक्ट करती है और नीचे व्हाट यू कॉल एज ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ कुकिंग बिलो दैट वन, मल्च के प्लास्टिक के नीचे कुकिंग सिस्टम हो जाता है। वहाँ आउटडोर में आप अगर प्लास्टिक मल्च निकालोगे तो आपको एक हार्ड लेयर जैसे हार्ड मटेरियल दिखेगा सॉइल के अंदर, टाइट हो जाता है,
मटके के जैसा फीलिंग आता है। यहाँ यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आपका फर्स्ट प्रोटेक्शन ऊपर है, आपकी लाइट लेवल जनरली कम है, प्लस आपके जितने रेडिएशन सनलाइट का वो आपने ब्लॉक किया, प्लस शेड नेट भी यूज़ होता है। इनिशियल पीरियड में उसका इम्पैक्ट मिल जाता है। और अभी जैसे क्रॉप की कंडीशन है, पूरे पत्ते अगर कवर कर जाता है ज़मीन को, तो उसका जो प्लास्टिक का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपने बैलेंस कर लिया है। तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्लास्टिक मल्च कैसे उसको यूज़ किया गया। मतलब एट दिस स्टेज इन्होंने अगर प्लास्टिक में निकाल भी दिया तो भी उनको कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। इनिशियल पीरियड जो होता है फर्स्ट ईयर, जब तक पत्ते पूरे डेवलप होते तब तक उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। अगर दूसरे क्रिजांथेमम जैसे क्रॉप ले लो, वहाँ पे आप डाल ही नहीं सकते हो मल्च, क्योंकि इतना हाई डेंसिटी क्रॉप है। और आपको 4 महीने सर उसमें उस क्रॉप में नहीं डाल सकते क्योंकि हाई डेंसिटी क्रॉप है। विद इन 1 वीक वो पूरा ज़मीन को कवर कर देता है। आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो होता है वो आप स्प्रेड कर सकते हो। सो डायरेक्ट सॉइल का एक्सपोजर आपके आउटडोर कंडीशन से नहीं आएगा। इट्स व्हाट यू कॉल एज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज अ मल्च। थिन ब्लैंकेट होना चाहिए ज़मीन के ऊपर। इस पर सर अभी जो हम लोग पहला प्रश्न था कि जो यंगस्टर या जो एग्जिस्टिंग फार्मर रीजनरेटिव की तरफ जाना चाहता है, मानो वो फसल कर रहा है, सब्जी कर रहा है, फ्लावर कर रहा है, उसको नेचुरल मल्चिंग यूज़ करना चाहिए अविनाश सर, या प्लास्टिक मल्चिंग की तरफ जाना चाहिए स्टार्टिंग फेज में? कौन सी कंडीशन? आउटडोर कंडीशन होगी, पॉलीहाउस का बात करते हैं। पॉलीहाउस की अगर स्पेसिफिकली बात करें और आपके यहाँ पे लेबर का इशू है और अगर लो डेंसिटी क्रॉप होगा तो प्लास्टिक मल्च या वीड मैट आप यूज़ कर सकते हो। ओके, बट एक बार लीफ एरिया पूरा बढ़ जाता है, पूरा ज़मीन कवर हो गया, तो उसके बाद में उसका रेलेवेंस नहीं रहता है। ये सब डिपेंडिंग ऑन लेबर कॉस्ट भी है। जैसे अभी आप अमेरिका में जाइए, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी ग्रो करेंगे तो 100% प्लास्टिक मल्च के ऊपर ही ग्रो करते हैं। उनके पास लेबर ही नहीं है सब मैनेज करने के लिए। और आप जितना खाद डालोगे, जितना फर्टिलाइज़र डालोगे, उतना वीड प्रेशर और बढ़ जाता है। वीड की भी अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे हम बात कर रहे थे कि अलग अलग वीड जो होते हैं, नॉर्मली अभी आप इनके फार्म में देखा तो ऑक्सैलिस नाम की वीड जो है वो बहुत ज़्यादा दिखती है। ऑक्सैलिस इज डायरेक्ट रेलेवेंस टू लो कैल्शियम इन योर सॉइल। ज़मीन के ऊपर के 15-20 सेंटीमीटर का जो लेयर होता है, अगर उसमें सॉल्युबल कैल्शियम कम होगा तो ऑक्सैलिस दिखेगा आपको, तो उसकी लैंग्वेज भी आती है। अगर आपके यहाँ पे दूसरे कोई वीड्स होंगे, हर एक का अपना अपना एक डेफिनेशन होता है। नट ग्रास दिखेगा, जैसे यहाँ पे नट ग्रास दिख रहा है आपको। नट ग्रास इज डायरेक्ट रेलेवेंट टू वाटर स्टैग्नेशन इन दैट एरिया। वहाँ पे ऑक्सीजन कम है उस सॉइल में, तो उसकी वजह से नट ग्रास वहाँ पे आता है। सब जगह क्यों नहीं वो वीड दिखता है? हर एक वीड का अपना अपना डेफिनेशन होता है। जैसे अभी कोई क्रॉप है, जिप्सोफिला क्रॉप है, इट इज़ अ वीड एज सच, या एमेरांथस जो ग्रो करते हैं, इट्स अ वीड। सब्जी के तौर पे हम खाते हैं, पर इट ग्रोज इन अ वेरी हाई नाइट्रोजनस सॉइल या कॉम्पैक्ट सॉइल जहाँ पे होता है, वहाँ पे एमेरांथस ग्रो होता है। अगर एमेरांथस आप ग्रो करने लगोगे हेल्दी सॉइल में तो वो क्रॉप सप्रेस हो जाता है, वो इट स्टार्ट्स बिकमिंग वीकर, क्योंकि इट इज़ एन इंडिकेशन टू बी ग्रोन इन अ हार्ड डिफिकल्ट सॉइल। तो हर एक क्रॉप के अपने अपने कंडीशंस होते हैं, और वंस यू अंडरस्टैंड कि ये कौन से कंडीशन में ग्रो होता है, वैसे कंडीशन आप प्रोवाइड करो तो आपके प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। सर अभी मानो कोई यंगस्टर, जो पहली प्रश्न है, उसको केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम करना है अपने फार्म में, चाहे वो सब्जी हो, फ्लावर हो, सॉइल को बचाना है तो वो करना ही पड़ेगा। श्रीकांत सर, पहला कदम उसको क्या लेना चाहिए? मतलब व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ही और शी शुड टेक टू गो इन दिस डायरेक्शन? हम लोग पहला एक सोचना है, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर देखो तो ये लास्ट 30-40 ईयर्स में ज़्यादा यूसेज होते जा रहा है। हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग में जैसा देखे तो हमारा ग्रैंड पेरेंट्स वो लोग जैसा देखा है, हम लोग पूरा विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर से ही हम लोग जी के आया। वो जब लाइफ स्पैन भी बहुत अच्छा था, बिकॉज हम लोग उसी का ऊपर मोर डिपेंडेंट था। ये फॉल्स कंपटीशन नहीं था मार्केट्स में, फॉल्स कंपैरिजन नहीं था, अवेयरनेस केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत होते हम लोगों का माइंड को पोल्यूट होके वी आर टेकन ए टर्न। बट अभी बहुत सारा इसका ऊपर चर्चा हो रहा है। दिस इज मोर टाइम टू फोकस ऑन दिस थिंग। अभी जो नया जनरेशन आ रहा है वो लोगों को भी सोचना है, मल्च करना है। तो आई वॉज ऑल्सो देयर इन लास्ट मंथ इन यूएस, दे यूज अ नेचुरल मल्च। वुड चिप्स करता है, सब जगह वुड चिप्स कहीं करता है, बिकॉज इधर ये बहुत कमर्शियल है। इधर हम भी किया है, ऐसा नहीं है मल्च के पहले हम लोग नहीं किया है। वी आर यूज्ड पैडी हस्क, वी आर यूज्ड पैडी जो स्ट्रॉ, उसको भी लगाया। बट दैट
abstracts lot of our practices, activities. उसके लिए उसका बाद में we thought okay ये ग्रीन हाउस का ऊपर this should do better. वही ओपन फील्ड में आज भी मैं क्या बोलता है हो सकता है तो जो बट उतना वॉल्यूम में जो बड़ा फार्म्स कर रहा है तो वो लोग नहीं हो सकता है. जो छोटा मोटा फार्म जो कर लेता है वो लोग दे कैन स्टिल स्टार्ट यूजिंग कुछ भी मल्च, ये डिग्रेड हो जाएगा फिर सॉइल के लिए हेल्थ है. आपका जो कॉन्सेप्ट है आई 100% सपोर्ट विद दैट. वो नहीं करने से हम लोग आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए वी आर नॉट गोइंग गिविंग देम ए पाथ. हम लोग हमारा जनरेशन से ही खत्म करके वो लोगों को भिखारी बना के छोड़ देंगे. Absolutely. I 100% accept your क्या स्टेप्स ले सकते हैं? स्टेप्स जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो फर्स्ट स्टेप है व्हेन यू स्टार्ट, अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होगा आपका तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है ज़मीन को कवर करना है. ओके, एंड आइडियली स्पीकिंग इट शुड बी विथ ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ऑर्गेनिक क्रॉप रेसिड्यू. उससे ज़मीन को ढकना. पहले क्या कर रहे हो, आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. अनलेस एनवायरनमेंट आप क्रिएट नहीं करोगे तो माइक्रोबायोलॉजी डेवलप नहीं हो सकता है. तो पहले अगर आप ज़मीन के ऊपर एक लेयर डालो, 1 इंच का हो या 2 इंच का हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट मटेरियल तुम्हारे पास है, कैसे टाइप का, उससे आप पहले ज़मीन को ढको. ज़मीन एक बार ढक जाएगी अच्छे से तो उसके बाद में इरिगेशन मैनेजमेंट जो होता है वो इम्प्रूव हो सकता है आपका. जब नेकेड सॉइल होती है तो आप इरिगेशन मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेकेड सॉइल में इवेपोरेशन लॉसेस बहुत होता है. ट्रांसपिरेशन एक बात हो गया क्रॉप का, पर इवेपोरेशन लॉसेस जो ज़मीन का होता है बहुत ज़्यादा होता है. तो ज़मीन ऊपर की टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो आपको डेली पानी देना पड़ता है, डेली शावरिंग करना पड़ता है. एक बार ज़मीन के ऊपर मल्च लेयर आ गया तो यू हैव क्रिएटेड व्हाट यू कॉल एज फॉरेस्ट एनवायरनमेंट. पर्माकल्चर का एनवायरनमेंट आपने सेट कर दिया. तो पहले एनवायरनमेंट सेट हो गया, उसके बाद आगे के रेसिपीज़ आती है. कौन सी रेसिपीज़ आती है? माइक्रोबायोलॉजिकल इनोक्यूलेशन आप ज़मीन में डालो, उसको आप जीवामृत बोलो या पंचामृत बोलो, दशमा, जो कुछ बोलना है बोलो. माइक्रोबायोलॉजिकल इनोक्यूलम डालना है. जीवामृत एक प्रकार हुआ. जीवामृत एक टाइप का बैक्टीरियल इनोक्यूलम हो गया ज़मीन के लिए. बैक्टीरियल इनोक्यूलम बिकॉज काऊ के गट में से बैक्टीरिया ही बाहर आता है, तो जब आप जीवामृत बनाते हो बैक्टीरियल इनोक्यूलम हो गया, उसके साथ उसका फूड भी आ गया. तो जीवामृत सबसे सिंपल जो है इंडिया में यूज़ करने के लिए सबसे आइडियल है, वर्ल्ड में कहीं पे भी फॉर दैट मैटर. कॉस्ट इफेक्टिव है, उसमें आपको ख़रीदना नहीं पड़ता है. यू डोंट हैव टू वेस्ट मनी. फार्मर के लिए, सिंपल फार्मर के लिए क्या है, मनी ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए. आपने भी मनी के हिसाब से बात किया, तो जीवामृत 1 है. अगर आपके पास पैसा होगा तो आप ख़रीद लीजिए कोई भी प्रोडक्ट या बनवा लीजिए. तो माइक्रोबायोलॉजिकल इनोक्यूलम डालें. एनवायरनमेंट सेट कर लिया. मॉइस्चर मैनेजमेंट आपने समझना चाहिए, उसको वापसा बोलते हैं. वापसा का मीनिंग होता है कि एयर एंड वाटर रेशियो जो सॉइल के अंदर होता है वो आपने मैनेज करना है. कैसे मैनेज करना है? तो आप सॉइल को, जहाँ पे रूट जोन होता है वहाँ की सॉइल हाथ में लीजिए, आप फील कीजिए कैसा है. उसके बॉल टेस्ट वगैरह होती है, उसको बॉल बनाइए, छोड़िए, फूटता है नहीं फूटता है, वो सब आपको मिल जाएगा उसके इन्फॉर्मेशन. उसके हिसाब से आप नेक्स्ट इरिगेशन दीजिए. अननेसेसरी डेली अगर इरिगेशन देते जाओगे तो ज़मीन के अंदर एयर नहीं होगी. वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट पंचमहाभूता. 5 जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. सॉइल के लिए आपने एनवायरनमेंट दे दिया. नेक्स्ट एलिमेंट आ गया, वाटर एलिमेंट आ गया. वाटर एलिमेंट को एयर के साथ मैच होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. बैलेंस होना चाहिए. अगर आप कंटिन्यूसली उसको पानी दोगे तो वो चोक्ड कंडीशन हो जाती है. चोक्ड कंडीशन मतलब रूट्स आर कंटिन्यूसली सबमर्ज्ड अंडर वाटर कंडीशन. ऐसे कंडीशन में रूट डेवलपमेंट नहीं हो सकती, न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं हो सकता. तो आपको वो बैलेंस करने आना चाहिए कि एयर वाटर रेशियो अच्छे से सेट करना है. उसके लिए एग्रोनॉमी जो होता है, एग्रोनॉमिस्ट होता है, उसको फील करना आना चाहिए. उदाहरण के तौर पर सर यहाँ देख के कैसे क्या लग रहा है? अगर मल्च्ड एरिया होगा तो आपको सॉइल ऑगर लेना है. सॉइल ऑगर जो होता है वो आप पियर्स कर सकते हो सॉइल में, रूट जोन तक निकाल के हाथ में मट्टी ले लीजिए. फील द सॉइल कैसी है. अगर वेट होगी तो आप इरिगेशन स्किप कर दीजिए, 1 दिन का गैप डाल के नेक्स्ट डे जाइए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगर वापस से जाके देखिए, कुछ जगहों पे स्काउटिंग कर लीजिए, मॉइस्चर लेवल कैसी है उस हिसाब से आप दे दीजिए. अगर आपकी वेल ड्रेन्ड सॉइल है, जैसे बहुत सारे जो कमर्शियल फार्मर्स होते हैं वो रेड सॉइल लेते हैं या मरम सॉइल होती है, उसमें ड्रेनेज बहुत होता है, तो उनके लिए टेंडेंसी होती है कि एवरीडे आप पानी दे दीजिए विदाउट एनी वरी अबाउट इट. बारिश का मौसम होगा तो 1 आध दिन आप गैप भी डाल दीजिए. विंटर होगा, फॉगी कंडीशन होगी, तो नेचुरली ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, प्लांट का ट्रांसपिरेशन कम है, आप 1 दिन स्किप कर दीजिए. ऐसे आप मैनेज कर सकते हो. वो इरिगेशन जब देते हो तो ज़्यादा पानी दीजिए, फिर गैप दीजिए. सो उसमें क्या होता है, जब आप गैप देते हो तो अपने आप हवा अंदर जाने लगती है, ऑक्सीजन जाने लगता है. ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन के साथ में
78% नाइट्रोजन जाता है सॉइल के अंदर। हवा में आप जो ब्रीथ करते हो 78% नाइट्रोजन है, 21% पॉली हाउस में भी सेम ही कंडीशंस हैं, सेम कंडीशन। हवा तो ये ओपन वेंटिलेटेड है, तो हवा तो वही जो आप अभी यहाँ पे बैठे हैं हम भी ब्रीथ कर रहे हैं, वही हवा वही भी प्लांट को मिल रही है, वही हवा अंदर ज़मीन में जाती है। तो हवा ज़मीन के अंदर जाएगी तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो अपने आप होने लगेगा। नाइट्रोजन फिक्सर्स जो माइक्रोब्स हैं वो सॉइल के अंदर वो अब काम करने लगेंगे। पर अगर वो चोक्ड कंडीशन होगी, चोक्ड मतलब पानी बहुत होगा उसके अंदर, तो हवा नहीं जाएगी। हवा नहीं जाएगी तो आपका पंच महाभूत का एक एलिमेंट जो है एयर, वो आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। स्पेस द फोर्थ एलिमेंट वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। जब स्पेस होगा उसके अंदर तब ये सब काम करने लगे। और जो फायर फिफ्थ एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट होता है, वो माइक्रोब से आता है। माइक्रोब मतलब लाइवलीनेस इन द सॉइल। लाइवलीनेस जब होगा तब माइक्रोबायोलॉजी विल स्टार्ट फंक्शनिंग। माइक्रोबायोलॉजी जब फंक्शन करेगी तब रीजेनरेटिव कंसेप्ट विल स्टार्ट वर्किंग। इसमें से कोई भी एक आध दूसरा कंसेप्ट कम ज़्यादा होगा तो आपको कुछ ना तो कुछ गड़बड़ चलते रहेगा, प्लस माइनस होते रहेगा। कभी बहुत ज़्यादा फूल आएगा, कभी बहुत कम फ्लावर आएगा, कभी डिजीज़ आएगा, कभी इंसेक्ट आएगा। ये सब जो चीज़ है ना, दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ अनहेल्दी कंडीशन इन द सॉइल। पेस्ट एंड डिजीजेज आर प्योरली इंडिकेटर्स ऑफ अनहेल्दी कंडीशन इन द सॉइल एंड द एनवायरनमेंट अराउंड इट। उस हिसाब से आप देखो एज अ यंग स्टूडेंट, आप उस नज़रिया आपका अगर ऐसे बन जाएगा तो आपका डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट इम्प्रूव होते जाएगा। तो उसके बाद में सॉइल टेम्परेचर देख सकते हो, ब्रिक्स देख सकते हो पत्तों का। मॉर्निंग जब 10 to 11 टाइम होता है या 9 to 10 टाइम होता है, उस पीरियड में आप ब्रिक्स देखो हर रोज़, तो आपको ध्यान में आएगा कितना ब्रिक्स है सॉइल। ब्रिक्स से क्या पता चलता है सर? ब्रिक्स से ये समझ में आता है कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स कितने हैं सॉइल पत्तों में, प्लांट के अंदर। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर होगा उसका मीनिंग प्लांट का फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है। प्लांट का फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी अगर अच्छा होगा तो आपका पेस्ट एंड डिजीज प्रेशर कम होगा। नॉर्मल हाई क्वालिटी ब्रिक्स जो होता है पॉलीहाउस के अंदर 8, 9, 10, 11 ये रेंज में अगर आपका ब्रिक्स लेवल होगा तो इट मीन्स द प्लांट इज रिलेटिवली हेल्दियर। तो आपको अगर एफिड्स दिखेंगे या वाइट फ्लाइज दिखेंगे या लीफ माइनर जैसे इंसेक्ट दिखेंगे, दैट मीन्स इट इज़ एक्सट्रीमली लो ब्रिक्स। वो ब्रिक्स नॉर्मली 3-4 के आसपास होगा। अगर आपको थ्रिप्स का प्रेशर है या माइट्स का प्रेशर है तो 7, 8, 9 ब्रिक्स जो होता है इस पीरियड में आपको ये टाइप के इंसेक्ट्स। रीजनरेटिव एग्री में भी सेम प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल सेम रहते हैं। तो इसको हैंडल करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ व्हाट यू कॉल एज फोलियर न्यूट्रिशन देख के उसको आप हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि प्लांट का इनकम्प्लीट फोटोसिंथेसिस साइकिल जो होता है दिन का, लेट मी गेट इट टू वेरी सिंपल वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अपना जो सर्केडियम रिदम है ह्यूमन बीइंग का, दिन में हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, रात को सोते हैं, अर्ली मॉर्निंग जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं 4, 4:30 बजे हमने उठना होता है। वी हैव टू पास आउट आवर फीकल मटीरियल, हमने वो एक्सक्रीट करना होता है। उस समय नेचुरली गॉड ने हमको वो क्रिएट किया है कि अपने आप वो पास होता है। जो हम लेट उठते हैं तो ये साइकिल रिदम ब्रेक हो जाता है, सर्केडियम रिदम ब्रेक हो जाता है। सेम थिंग नाउ आप प्लांट के हिसाब से सोचो ना। प्लांट का काम क्या है, वो स्टैटिक है, वो भी लिविंग है हमारे जैसे। हम बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सोच सकते हैं। प्लांट में फीलिंग है ही, पर उसका सर्केडियम रिदम सेम है। सनलाइट एक बार आ गया, सनसेट तक उसका फोटोसिंथेसिस पूरे दिन होना चाहिए। उसके बीच में हम जो गड़बड़ करते हैं, पॉलीहाउस आ गया, प्लास्टिक आ गया, बारिश आ गई, धूप आ गया, विंड आ गया, इससे उसका फोटोसिंथेटिक साइकिल इंटरप्ट होते जाता है बीच में। कभी कभी एक्सेस सनलाइट से उसका फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है। फोटोसिंथेसिस बंद हो गया, उसका मीनिंग रेस्पिरेशन कवर्स अप नाउ। इट मीन्स इट स्टार्ट्स यूजिंग इट्स, उसका खुद का एनर्जी यूज़ करने लगता है। जब चालू करता है तो उसका फूड प्रिपरेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है। फूड प्रिपरेशन ब्रेक हो गया, उसका मीनिंग उसके अंदर दिन भर में इनकम्प्लीट फूड तैयार हो जाता है। इट मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड इज़ फ्लोटिंग अराउंड द बॉडी। उसको हमारे भाषा में आयुर्वेदा में कहा जाता है आम बन गया। इट इज़ लाइक पॉइजन विच इज़ फ्लोटिंग इन आवर बॉडी। प्लांट में भी वैसे होता है। व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस कम ऑन द प्लांट। हमारे बॉडी में भी वही होता है। अगर हमारा बॉडी दिन में काम करके थक गया, अच्छे सो गए, अर्ली मॉर्निंग उठ गए, आपने पास कर दिया आपके फीकल मटेरियल, आपका पेट साफ हो गया, यू आर फ्रेश फॉर द नेक्स्ट डे। इफ़ यू आर कैरिंग, आपने अगर वो फीकल मटेरियल कैरी किया दिन में, तो यू विल नेवर बी एट योर पीक। आपका बॉडी कभी भी पीक में नहीं रहता। सेम गोज़ फॉर द प्लांट। प्लांट में भी दिन भर का फोटोसिंथेसिस, इट हैज़ टू ट्रांसपोर्ट बैक टू इट रूट सिस्टम एज रूट एक्सुडेट। हेल्दी प्लांट जो होता है वो ऑलमोस्ट 30 to 50% उसका फोटोसिंथेट जो होता है वो रूट एक्सुडेट के तौर पे माइक्रोब्स को फूड के तौर पे देता है।
और वो जब कंडीशन आपकी सेट हो जाएगी तब आपका रीजेनरेटिव थॉट प्रोसेस बनने लगेगा। उदाहरण के तौर पे सर मानो इस फार्म में जैसे अभी हम श्रीकांत सर के साथ बैठे हैं, अगर आपको सर को बोलना होता है फोलियर न्यूट्रिशन फॉर एग्जांपल, जी। आप सर फोलियर न्यूट्रिशन देते हैं प्लांट्स को? यस। कैसे देते हैं उसके बारे में थोड़ा मैं प्रैक्टिकली समझना चाहता हूँ एज अ स्टूडेंट कि यहाँ पे फोलियर न्यूट्रिशन का कैसे कोई एप्लीकेशन कर सकता है। कोई सब कोरिलेटेड जो मैं समझ रहा हूँ, फोलियर न्यूट्रिशन कोरिलेटेड है, ब्रिक्स कोरिलेटेड है, एंड उससे जो हेल्थ है प्लांट का, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सब कोरिलेटेड है। अभी सर जैसे यूज़ करते होंगे प्रोबेबली। कैसे आप करते हैं, कैसे सर आप करते हैं फोलियर? हम लोग जैसे डिफिशिएंसीज जो है ये प्लांट के जैसा स्काउटिंग में जो होता है प्लांट के लिए, क्या जो ड्रिप फर्टिगेशन से जो जा रहा है क्या मिसिंग है, उससे उसको वी टेक इट ऑन ए फोलियर। तो ये कैसे, ये विजुअल अपीयरेंस से देखते हैं। आइडियल वे टू डू इज टिश्यू एनालिसिस, इसको सैप एनालिसिस कहते हैं। जो पत्ते के अंदर का जो जूस होता है ना, वो निकाल के उसका एनालिसिस जब मिलता है तो आपको स्पेसिफिक कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम पड़ रहे हैं वो दिखता है। अच्छा। तो वो जो सैप एनालिसिस का कुछ कंपनीज या कुछ कंट्रीज में ये कॉमन आइटम बनते जा रहा है। सैप एनालिसिस मतलब जैसे अपना ब्लड एनालिसिस है, हम जैसे सवेरे डॉक्टर को देते हैं ब्लड, तो शाम तक रिपोर्ट आ जाता है, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि क्या क्या कम है, B12 कम है, D3 कम है, या क्या बढ़ गया है मालूम पड़ जाता है। वैसे प्लांट के अंदर का जो सैप होता है उसका एनालिसिस करवाओ। इट इज़ अ कॉस्ट। जो कमर्शियल फार्म्स है, जैसे ये फार्म है, ये वंस इन अ वाइल अगर आप करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ओवरऑल मेरे मट्टी में, अपने फार्म में कौन से क्रॉप के स्टेज में, कौन से स्टेज में कौन सा न्यूट्रिएंट कम है। फिर उस हिसाब से आप वो फोलियर न्यूट्रिशन अगर दोगे तो वो प्लांट डेफिशिएंसी जब दिखती है आँख में, मतलब वो बहुत एग्रावेटेड कंडीशन है। बट वो फोलियर न्यूट्रिशन भी तो केमिकल ही हुआ ना सर? इट्स अ फोलियर न्यूट्रिशन, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स। अच्छा, उसको फर्टिलाइजर से कैसे डिफरेंट है वो? फोलियर न्यूट्रिशन को जो डिज़ाइन किया जाता है, देयर आर डिफरेंट वेज टू डिज़ाइन इट। आप उसको चिलेट्स के तौर पे उसको ऐड कर दीजिए। न्यूट्रिशन को क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। आप बोलते हैं ना जैसे सिंथेटिक फर्टिलाइजर अप्लाइड इन द सॉइल इन हाई क्वांटिटी, वो डेट्रीमेंटल हो जाता है। केवल हाँ, वही न्यूट्रिएंट जैसे है, जैसे आपने यूरिया ले लिया, ओके एग्जांपल, यूरिया आपने ज़मीन में डाला हाई क्वांटिटी में तो ज़मीन को ख़राब कर देता है। वही यूरिया स्मॉल क्वांटिटी में विथ फुल्विक एसिड अगर आप दे लो, या फिर जीवामृत में डाल दो, या फिर कोई चिलेटिंग एजेंट के साथ आप डाल दो, तो इट बिकम्स अ नाइट्रोजन सोर्स। सेम अभी मैग्नीशियम सल्फेट ले लिए, उसको इप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं लोग, उसको बेदिंग में भी डालते हैं, टब में डालते हैं, तो आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी निकल जाती है, आपकी नींद अच्छी हो जाती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट, इप्सम सॉल्ट, फुल्विक एसिड के साथ आप डालो तो वो फोलियर न्यूट्रिशन बन जाता है आपकी क्रॉप के लिए। तो फोलियर न्यूट्रिशन इज सिमिलर मिनरल न्यूट्रिएंट्स बट विथ अ डिलीवरी मैकेनिज्म, बट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। होम्योपैथी में भी सेम कंसेप्ट होता है पोटेंटाइजेशन का। स्मॉल क्वांटिटी पोटेंटाइज 10 टाइम्स, और वो उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, वो एनर्जी मेडिसिन की तरफ चले जाता है। तो वैसे फोलियर न्यूट्रिशन इज करेक्टिंग द क्रॉप्स डेफिशिएंसी, थोड़े थोड़े स्केल पे उसका डेफिशिएंसी कवर कर देते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अनअवेलेबिलिटी इज अ बिग इशू इन ग्रीन हाउस कल्टिवेशन। तो इसलिए फोलियर न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फोलियर आप दोगे तो डेफिशिएंसी करेक्शन जल्दी हो जाता है, उससे आपका फोटोसिंथेटिक साइकिल जो है प्लांट का वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका पेस्ट एंड डिजीज नहीं आता। उससे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में फर्क नहीं पड़ता है, फोलियर में देते हो या फिर बन जाता है ना, फोलियर न्यूट्रिशन पत्तों में से चला जाता है ना इमीडिएटली। तो पूरा फोलियर ही क्यों नहीं दे देते हैं? कर सकते हैं ना। रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर का फंडामेंटल प्रिंसिपल में यही आता है, सॉइल को आप अनडिस्टर्ब रखो, जहाँ जहाँ पे आपको सैप एनालिसिस में दिखेगा कि ये न्यूट्रिएंट कम है, वो आप फोलियर में डाल दो। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी भी स्प्रे करो, तो धीरे धीरे क्रॉप रीसेट होने लगता है। बट फिर से लेबर इंटेंसिव, मानो श्रीकांत सर को कल करना हो 70 एकर्स में, तो वो कैसे करेंगे फोलियर? एज सच आप फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड तो स्प्रे करते ही हो ना, तो स्प्रे करने के वो डन, उसके बजाय आप माइक्रोबायोलॉजी यूज़ करो, न्यूट्रिशन यूज़ करो, आपका काम वही हो जाता है। आपको रेगुलरली यूज़ करना भी नहीं पड़ता है। फिर वंस इन अ वीक, वंस इन 2 वीक्स आप न्यूट्रिशन अप्लाई करो, आपके लिए कवर हो जाता है। और सैप एनालिसिस में अगर देखोगे कि आपके न्यूट्रिएंट्स वेल बैलेंस्ड है, तो आपको एप्लीकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रीजनरेटिव के जो होलिस्टिक अप्रोच ये है कि यू नीड टू हैव टूल्स ऑल्सो, कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपके प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे हम ह्यूमन के लिए सोचते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, ब्लड, यूरिन और स्टूल टेस्ट करते हैं, वैसे प्लांट का सैप एनालिसिस टेस्ट कर लो, सॉइल टेस्ट कर लो, ऑर्गेनिक कार्बन कितना मॉनिटर करते जाओ आपके सॉइल में कैसे। ये टूल्स अगर आपके पास होंगे तो आप ये प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हो। पर श्रीकांत सर जैसे लोग हैं
ये घूम के भी देख के बता सकते हैं कि क्रॉप की हेल्थ कैसी है। उनको सालों साल का एक्सपीरियंस बन के, उनके साथ के सुपरवाइजर भी वो देख के बता सकते हैं कि क्रॉप में कुछ कम ज़्यादा है, बिकॉज वो आर कनेक्टेड टू द प्लांट्स, दे आर कनेक्टेड टू द सॉइल ऑल द टाइम। तो उनके कनेक्शन की वजह से उनको ध्यान में आने लग जाता है, एक्सपीरियंस बनता है। पर आप बोल रहे थे नए यंग जनरेशन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या है? तो उनके लिए टूल्स होने चाहिए। आपको डेटा चाहिए ना, तो टूल्स ले लो और फिर टूल्स से आप पता कर लो और टूल्स के हिसाब से आप डिसीजन ले लो। सर मेरे बात को पकड़ लेते हैं। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ सर मुझे डेटा चाहिए, नंबर्स चाहिए, रिजल्ट चाहिए। मैं थोड़ी ना, मुझे आप लोग का एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग यंगस्टर्स का ही है सर। वी नीड टू सी सम नंबर्स टू बी एबल टू गेट रिजल्ट्स। नंबर्स यही बहुत सारा मेरे पास जितना लोग आता है ना, दे ऑलवेज कम विद द नंबर्स। मैं क्या बोलता हूँ, इससे यू आर पोल्यूटिंग योर माइंड। डोंट गो विद द नंबर्स। नंबर्स तो बन चुका है, सक्सेस रेट है, 3 डिकेड्स जर्नी हो चुका है, सक्सेसफुल है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ये करे तो क्या हो सकता है। दीज आर ऑल प्रूवन लाइव स्टोरीज आर देयर इन द मार्केट। मैं क्या बोलता हूँ, डोंट गेट पोल्यूटेड विद द नंबर्स। एब्सोल्युटली राइट। यू स्टार्ट फोकस ऑन व्हाट द प्लांट रिक्वायर्स, जैसा क्या सॉइल, दीज आर द थिंग। You know the end numbers, no? Why are you trying to come from the pictures से सामने क्यों आता है? बैंक बैलेंस इज supposed to work out. Yes. पैसा बन गया तो बन गया। ये नंबर्स क्या, हर समय वैलिडेशन क्यों चाहिए? यू आर बॉयज ऑफ वैलिडेशन। आपको हर जगह में वैलिडेशन चाहिए, उसको डेटा चाहिए, कितने लाइक से कितने डिसलाइक से, ये इसमें आप ग्रो हो चुके हैं, तो इसलिए आपको ये सब इम्पोर्टेंट लगता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें यू फील इट, स्टे विद द प्लांट्स, स्पेंड टाइम विद देम, स्पेंड टाइम विद योर पीपल। ये जो स्किल है, जैसे आपके पापा की स्किल है, ये वर्क स्टाफ के साथ आप टाइम स्पेंड करो, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था सर कि ये इतना फर्टिलाइज़र यूजेज आप कम किए हो तो कॉस्ट में कितना नंबर आपका कम होता है? बट मैं अब सोच रहा हूँ पूछूँ कि नहीं पूछूँ, कितना खर्चा कम आपने देखा है जो लोग करना चाह रहे रीजनरेटिव एग्री से? सर मैं दोनों से ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी ऑफकोर्स केन्या में किया है सर। क्या आपको लगे कॉस्ट कमी आई भी है? मैं अभी हर बार आपको हर समय टोकता हूँ कॉस्ट के ऊपर। लेट द कॉस्ट रिमेन एज इट इज़। अगर मैंने वो इनपुट जो है, मेरा बजट है, मुझे अगर $1000 स्पेंड करना है, वो $1000 में अच्छे इनपुट से मैं सब्सटीट्यूट करूं, तो रीजेनरेटिव प्रैक्टिसेस में अपने आप धीरे 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 इम्प्रूव होते जाएगा। हर एक चीज़ उस लेवल पे नहीं सोचनी चाहिए कि अगर खाना भी होगा तो आपको अच्छा खाना 2 पैसा ज़्यादा दे के मिलता होगा तो मैं क्यों नहीं खाऊँ वो। एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ DAP और सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया बहुत चीप है, इसलिए मैं वो कितना भी बैग्स डालूँ और मेरी ज़िंदगी ख़राब करूँ, उसके बजाय मैं थोड़ा खाऊँ, न्यूट्रिएंट डेंस खाऊँ, अच्छे क्वालिटी का खाऊँ, अच्छे मिलेट खाऊँ, अच्छी रोटी खाऊँ, अच्छा घी खाऊँ। तो वैसे मैं प्लांट्स को भी दूंगा अच्छी चीज़ें, जिससे मेरा क्रॉप अच्छा हेल्दी रहेगा। तो मुझे 10 स्प्रे के बजाय 2 स्प्रे पे मेरा काम अगर होता होगा तो इट विल बी गेटिंग बेटर। तो वो माइंडसेट लाना पड़ेगा। तो वो माइंडसेट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दीनेस जो है ना, अपने माइंड को भी बनाना पड़ेगा। इट्स अ स्पिरिचुअल एग्रीकल्चर थॉट प्रोसेस, स्पिरिचुअल फार्मिंग थॉट प्रोसेस जो होता है ना, उससे अपने आप सोच बदलते जाएगी। हर एक चीज़ नंबर्स पे नहीं आती, कुछ फील पे आती है। यानी मैं आप जब दोनों को देखता हूँ तो एक कॉमन पॉइंट ये दिखता है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, मतलब एग्रीकल्चर को लेके बहुत पैशनेट हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं विद द सॉइल, वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक दिस कनेक्शन नहीं, बॉन्डिंग नहीं रहने से कोई सक्सेस नहीं आएगा सर। इसमें नॉलेज नहीं आ सकता है। कोई जो बुक नॉलेज का एक तरीका है, बुक नॉलेज में सारा लिखा हुआ होता है, वो इम्प्लीमेंटेशन हो के उसमें कौन सा चैलेंज कौन सा दिन पे आता है, नोबडी नोस। आप प्लांट के साथ में कनेक्टेड है उसका, देन यू गेट मोर क्वेश्चन उधर ही मिलेगा, आंसर आपका एक्सपीरियंस से ही सॉल्यूशन कर सकता है। ये पूरा हम लोग ये और कुछ ना कुछ कनेक्ट करते रहते, आंसर्स यू माइट गेट, बट उसके तो यू आर एन ए, आप इधर कनेक्टेड रहे तो यू बिकम एन ए ऑफ द प्लांट, नो। यू गेट द क्वेश्चन, यू गेट द आंसर, नो। यू डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर, आप कर करके यू कम टू ओ, ये करे तो ये है, मेरा सॉइल को ऐसा प्रोटेक्ट कर लिया तो मैं ऐसा है। यहाँ साथ जैसा बोला है कॉस्टिंग हम जब ठीक है तो कॉस्ट थोड़ा बढ़ गए तो क्या फ़र्क है? यू आर गिविंग दिस सॉइल नेक्स्ट जनरेशन के लिए दे रहा है, तो इफ यू आर स्पेंडिंग 100 रुपये भी खर्चा करो, 110 भी खर्चा करो, when you are giving that to the next generation, you are safeguarding the society environment, ये पूरा सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो
we should not think much on that cost. वो cost factor को we should always keep it aside. I also go with this. फॉल्स कॉस्टिंग हो जाता है, नहीं तो हॉस्पिटल में पैसा देना पड़ता है. हॉस्पिटल मीनिंग यहाँ पे स्प्रे करना पड़ेगा या कीड़े आ जाएंगे, रोग आ जाएगा, उसके ऊपर खर्चे करने से अच्छा है कि उसको हेल्दी बनाओ. ह्यूमन बींग्स के बारे में भी वही है. देख, इसके बारे में एक ही स्मॉल पॉइंट. I was a capsicum grower. I know how much of chemical pesticide was been used in this. जैसा हमारा एक दोस्त का एक इंसिडेंट देखा था. I have stopped growing capsicum in India because ये situations ऐसा हो गया, इतना chemical combinations, forcibly it is been polluted to the mind. Absolutely. You are forced to pump lot of chemical fertilizers to get that quality, size, shape, ये पूरा इसमें जा के, and हमारा जब तक मालूम नहीं पड़ा है how much impact it is giving, when I came to know, I have stopped growing. ये capsicum grow नहीं करना है because we are indirectly not safeguarding the society, we are indirectly killing the society. हम लोग कहीं ना कहीं realization है, हम भी गलती किया है, वो गलती से सुधर के अभी भी rectification नहीं करे तो I think we ourselves कोई दुश्मन नहीं है, फ्रेंड ही दुश्मन बनने वाला है. ये हम लोग, ये हाई टाइम है हम लोगों का, जैसे सर बोल रहा है, हम लोग डिस्कस कर रहा है. दिस इज मोर हाई टाइम वेयर वी ऑल कॉन्सेंट्रेट, इंक्रीज द परसेंटेज टुवर्ड्स दैट मोर देन द कॉस्टिंग. ये कॉस्टिंग का बात ही निकाल देंगे, इम्प्लीमेंटेशन का बात को we have to bring that into a life situation. It is our generation who has spoilt it. It is our generation who has to improve it. ये मैंने हर समय आपको बताया, ये हमारा रोल है. और ये बिफोर वी डिपार्ट वी हैव टू मेक श्योर कि हम आपको अच्छी धरती दें, अच्छी खेती दें, अच्छी प्रैक्टिसेस दें. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इसलिए हम हाँ, ये हाई टाइम. मेरा सर, मैं समराइज़ करने का कोशिश करता हूँ. अब हमारा टाइम अप हो गया ऑलमोस्ट. कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स, सबसे पहले तो सबसे लेटेस्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ कि खेती में अगर आ रहे हो तो कॉस्टिंग फैक्टर लेके मत आओ, एक माइंडसेट लेके आओ, कनेक्ट बना के आओ, राइट. दूसरा, यदि केमिकल्स मुझे कम करना है, रीजनरेटिव एग्री की तरफ जाना है, तो सॉइल के साथ काम करना है, जिसका पहला कदम होता है मिट्टी को कवर करना. कमर्शियल ऑपरेशंस में आप प्लास्टिक मल्च से कर सकते हो, बट कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल मल्च का इस्तेमाल करो. परफेक्ट. दूसरा, उसने आपने बताया कि फोलियर न्यूट्रिशन के बारे में, कि अगर आप सॉइल को सही से मेंटेन कर रहे हो, सूक्ष्म जीवन आपके सॉइल में है, देन आप सैप एनालिसिस करके जो भी बैलेंस चीज़ है फोलियर न्यूट्रिशन के थ्रू दे सकते हो. इससे भी आपका फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम हो सकता है. यदि आप ये सारी चीज़ ठीक से करो तो ऑटोमेटिकली पेस्टिसाइड का यूजेज कम हो जाएगा फार्म में. करेक्ट. ये कैन यूज माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स टू सब्स्टिट्यूट और फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड. और माइक्रोबायोलॉजिकल उदाहरण जैसे एक जीवामृतम एक उदाहरण, ट्राइकोडर्मा प्रोडक्ट्स हैं, बैसिलस हैं, पेसिलोमाइसिस हैं, मेटारिजियम हैं, ये सब माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंसेक्ट्स और डिजीज मैनेज करने. ये डायरेक्ट सॉइल में डालते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं और सॉइल भी डाल सकते हैं. आप भी डालते हो? दैट इज मैंडेटरी टू डू. नहीं तो इतना नहीं हो सकता है सर. देयर आर सो मेनी थिंग्स. यही ऐसा गाइडलाइन है ही नहीं. यू हैव टू वर्क ऑन मेनी ऑफ दिस थिंग्स, देन ओनली होलिस्टिक अप्रोच होता है ये सब. एंड एक लास्ट पॉइंट, आई थिंक बेसिक कवर सारा कर लिया सर. एनीथिंग एल्स आई एम मिसिंग? नो, वी हैव डन. एंड वर्मी कंपोस्टिंग जो सर करते हैं, उसका मैं रोल समझना चाहता हूँ जस्ट एज अ फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके बोलते हैं कि नेचुरली अर्थवर्म्स आते हैं मिट्टी में, वर्मी कंपोस्टिंग क्यों करना है. श्रीकांत सर बहुत मतलब फोकस करते हैं, बहुत प्रो हैं इस पे. सर उसके बारे में थोड़ा बताइए बिफोर वी रैप द पॉडकास्ट. वर्मी कंपोस्टिंग क्यों करना है जब नेचुरली मैं मिट्टी को बेहतर करके उसमें अर्थवर्म्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ? सर देखो, ये जो वर्मी कंपोस्ट, ये कंपोस्टिंग जो ऑर्गेनिक फॉर्म पे जो है, जैसे अर्थवर्म्स क्यों होता है, सॉइल को एरिएशन, जो सॉइल में जो भी है एरिएशन के लिए, जैसे वो ये वर्म्स जैसे दे हेल्थ, दैट इंडिकेट्स द सॉइल हेल्थ. बोले तो ये केमिकल फर्टिलाइजर पंप करके ये जो वर्म्स जो अंदर है नेचुरली जो है उसको मरवा रहा है. उसको वी आर अगेन रीजनरेटिंग. ये थोड़ा परसेंटेज कम करते सॉइल को, प्लांट को रूट एस्टेब्लिशमेंट, एरिएशन के लिए, जो भी पोरोसिटी है नाइट्रोजन लेवल से, ये पूरा करने से हमारा प्लांट को एकदम वी आर ट्राइंग टू कीप दैट हेल्थ ऑफ द सॉइल कंसिस्टेंटली. आई विल ऐड टू इट लिटिल बिट. वर्मी कंपोस्ट जो कंसेप्ट है ना, दिस इज डन बाय इंसेक्ट कॉल्ड एसिना फोइटिडा. ओके ना, दीज आर, ये जो है ना इंसेक्ट्स, ये जो वर्म्स हैं, ये लिविंग मटेरियल को खाते हैं, गोबर को खाते हैं, पत्ते जो होते हैं, ये क्रॉप रेसिड्यू उसको खाते हैं. अर्थवर्म जो होता है वो अर्थ के अंदर होता है. व्हेन हम लोग जो अभी एग्रीकल्चर करते हैं, ये डॉर्मेंसी स्टेज में चला जाता है, नीचे
होते हैं उसके कोकून्स नीचे होते छुप हैं, जाते हैं। छुप जाते हैं। जब आप वर्मी कंपोस्ट करते हैं तो आप सिर्फ एक आपका जो क्रॉप रेसिड्यू पूरा जो इतने बड़े कमर्शियल फार्म में बनता है उसको आप डाइजेस्ट करते हो और उसमें से कंपोस्ट बनता है, सो दैट उससे आप ज़मीन को ढक सकते हो और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का एक माध्यम बन जाता है वो, जिसके वजह से आपका केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कम हो जाएगा। केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हो जाएंगे तो धीरे 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 वो नीचे के जो अर्थवर्म्स हैं वो वापस से एक्टिवेट होकर स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जैसे जीवामृत डाल रहे हैं, जीवामृत जो होता है उसका जो गोबर होता है दैट इज़ द बेस्ट अट्रैक्टेंट फॉर नीचे के जो अर्थवर्म है उसको अट्रैक्ट करता है। तो आप वर्मी कंपोस्ट ज़मीन के ऊपर डालो जिससे आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, जीवामृत डाल रहे हो जो ज़मीन के अंदर जाता है जिसकी वजह से नीचे से अर्थवर्म वापस से एक्टिवेट होने लगे। इट्स अ प्रोसेस, टाइम लगता है, कभी कम ज़्यादा होते रहता है, बट ये सब हम लोग वही डायरेक्शन में सब लोग जा रहे हैं। आगे पीछे कोई होता है, कोई फास्ट जाता है, कोई कम जाता है, अपने अपने पाथ होते हैं सबके, बट हमको सबको मालूम है कि ये सब सिंथेटिक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड ये हमको एलिमिनेट करने विद टाइम टू कम। एब्सोल्युटली। एक और जो पॉइंट हम मिस कर गए थे कि बैलेंस बिटवीन एरेशन एंड इरिगेशन, कि पानी में ओवर इरिगेट नहीं करना और अंडर इरिगेट नहीं करना। अगर बैलेंस रहे बिटवीन इरिगेशन एंड एरेशन तभी आपका फर्टिलाइजर यूजेज कम होगा एंड सॉल्ट एक्यूमुलेशन नहीं होगा। आई थिंक सर, अविनाश सर से तो मैं मतलब इसी टॉपिक पे बात करता हूँ, बट आपको जो हम लोग जानते हैं एज अ वेरी सक्सेसफुल ग्रोअर, बट फर्स्ट टाइम ये आपका एंगल देखने को मिला कि आपका भी फोकस इतना रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पे है एंड आपके सक्सेस के पीछे दिस इज़ वन ऑफ द बिगर रीजन। तो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर योर टाइम। अब ज़्यादा हम आपको होल्ड नहीं करना चाहते हैं। आई होप जो भी लोग ये देख रहे हैं एक स्टार्टिंग रोड मैप उनको मिले। हम बार बार पॉइंट सेम लगते होंगे बट फंडामेंटल सेम रहेंगे एंड वही मेहनत करना पड़ेगा। सर, वन फाइनल मैसेज बिफोर वी रैप टू द नेक्स्ट जनरेशन। सर, ये तो बहुत सारा फाइनल मैसेज सब लोग देते रहता है। जो भी मैसेज है वो फंडामेंटल का, सॉइल को हम लोग प्रोटेक्ट कर लिए तो उधर से जो फंडामेंटल से काम करते रहे तो इम्प्लीमेंटेशन, ये इंफॉर्मेशन बहुत ले लेता है हम लोग। वी गैदर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल, ए से भी ले सकता है, गूगल में ले सकता है, फार्म्स में बहुत लोग सारा देख लेता है। वी फील दैट वी नो एवरीथिंग, बट लोगों बहुत सारा लोग कहाँ मिस हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन में जो लोग बराबर नहीं करता है, लोग बहुत सारा लोग फॉर सर हम ऑर्गेनिक फार्म कर रहा है, जैसा गोबर डाल दिए तो ऑर्गेनिक फार्म नहीं होता है, उसमें सारा बहुत सारा चीज़ हम लोग ये पूरा सारा इम्प्लीमेंट करते गए तो प्रोसेस में सर हम लोग, आप बोला है गोबर डालने से हमारा क्रॉप अच्छा आ जाता है, एक बार डालने से नहीं होता है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेनी थिंग्स। कंसिस्टेंसी प्रोडक्शन आना है, कंसिस्टेंसी ऑब्जर्वेशन रहे, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारा लोग फेल्यूर हो रहा है। इंफॉर्मेशन ले रहा है बट इम्प्लीमेंटेशन में नहीं हो रहा है। ये इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान दे दो, सक्सेस 100% उसका वे में रहेगा। सर मेरा फाइनल मैसेज इतना रहेगा यंग जनरेशन को कि डोंट बी अशेम्ड ऑफ आस्किंग फॉर इंटर्नशिप, डोंट बी अशेम्ड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। और हम जैसे लोग जो हैं और अंडर यू क्रिएट अ ट्राइब जिससे इंफॉर्मेशन फ्लो जो है, जिसको जो चाहिए होता है वो उनको मिल सके। उनके जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई की है वो हम जो बात कर रहे हैं उसके ऑपोजिट पढ़ाई की है, तो उनको लगता है कि हमने जो पढ़ाई की है और ये जो बात कर रहे हैं ये जो टोटली डिफरेंट है। तो उनको जो हेल्प चाहिए होता है वो हमारे माध्यम से उनको मिले, जिसकी वजह से वो इम्प्रूव हो सके। उनके जो चैलेंजेस आएंगे डे टू डे उसमें से वो दे कैन पास थ्रू दोज चैलेंजेस कंफर्टेबली। एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट हिम बिकॉज ये यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप करवाते हैं। तो ये जो चीज़ें हम भी केन्या में बहुत सारे बच्चों को बुलवाते हैं, विद इन केन्या, विद इन इंडिया से भी लोग आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। हम वहाँ पे उनको रेसिडेंशियल सिखाते भी हैं ये सब चीज़ें। आके सीखो, शर्म मत रखो इस चीज़ के लिए। बस इतना ही मैसेज है मेरी तरफ से। और मैं लोग को बताना चाहूँगा श्रीकांत सर भी अपने फार्म पे ट्रेनिंग सेंटर एक्सीलेंस चालू करने वाले हैं, तो बहुत जल्द यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स आएंगे। तो अगर आपको आना है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए सर, मिलके वी विल ट्रेन द इंडस्ट्री टुगेदर। थैंक यू सर सो मच फॉर योर टाइम। अब हम आपको होल्ड नहीं करना चाहेंगे, लेट भी हो रहे हैं, वी विल टेक अ कट नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।